आज एक आज की जो एजुकेशन होगी वो खास होगी थोड़ी सी। और मैं देख रहा हूँ 37 लोग जुड़े हुए हैं, सबको सुननी है, ध्यान से सुननी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो मैं स्क्रीन शेयर करूंगा, अगर मुझे होस्टिंग राइट्स आप दे सकें सर। अमित को होस्ट है, आप कर सकते हैं। जी जी जी, मैं पहली बार वीडियो अपलोड करूंगा इस पे, तो देखते हैं उसकी साउंड आती है कि नहीं आती, आप बताना मुझे। जी, अभी मैं इसमें वीडियो प्ले करूंगा। अभी मुझे सर बताएं जरा, वीडियो की आवाज आती है कि नहीं आती। सर मैं असल में आपको सुनता रहता था आई सर। काफी दिन से आ रही है, सर आवाज आ रही है। यूट्यूब पे। तो ओके जी, ओके, वेरी गुड। तो देखिए, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि ये आज का सेशन किस लिए बुलाया गया है, तो इसको समझना है। तो आज का जो खास तौर पे आज का जो एजुकेशन सेशन है, ये आज हम जुड़ने वाले हैं एक ऐसे डॉक्टर के साथ जो कि ना सिर्फ एक नाम है बल्कि हजारों धड़कनों की उम्मीद है। एक ऐसा नाम जो हार्ट बीट के पीछे की कहानी को समझता है। देखिए, ये मैं अतिशयोक्ति नहीं है, ये सच है। ये एक ऐसे इंसान है जिन्होंने जो स्टेथोस्कोप होती है उससे ज्यादा कई लोगों की माइक्रोफोन से उन्होंने सिखाया है। ठीक है, इनका नाम है महेश वाधवानी। इनका मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता हूँ, ये कौन है। तो बहुत से लोगों ने शायद देखा भी होगा इनको। ये एक सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हैं, और कहाँ है, फोर्टिस हॉस्पिटल गुड़गांव में। और ये हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, यानी कि इनके अंडर में कितने डॉक्टर हैं जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं, जो कार्डियक सर्जन हैं। तो ये कितने एक्सपीरियंस्ड होंगे आप इसी से अंदाजा लगा सकते हो। और मैं तो इनको एक हार्ट के रिवॉल्यूशन का लीडर मानता हूं, तो मैं खुशकिस्मत हूं कि मुझे इनका समय मिला। महेश वाधवानी जी के बारे में बताता हूँ। इन्होंने एमबीबीएस करी थी गवर्नमेंट किलपॉक मेडिकल कॉलेज चेन्नई से करी थी। और इन्होंने एमएस करी है जनरल सर्जरी से, एमजी एमएमसी से, इंदौर से करी थी। तो फिर उसके बाद एक एक्सपर्टीज हमें हासिल करनी होती है। इन्होंने एमसीएच करी थी, कार्डियोथोरेसिक और वस्कुलर सर्जरी से। ठीक है, त्रिवेंद्रम से करी थी। 24 साल से ज्यादा का क्लिनिकल एक्सपीरियंस है इनको। और अगर मैं इनसे ये कहूं कि भाई आपको ये बताऊं कि इन्होंने कितनी सर्जरीज करी होंगी, तो कम पड़ जाएंगी। 7,500 सर्जरीज करी है इन्होंने हार्ट की। ये इतना बड़ा आंकड़ा होता है, इतने लोग दिन में काम, मतलब इतने दिन काम नहीं करते जितनी इन्होंने सर्जरीज करी। एक्सपर्टीज में क्या क्या शामिल है, खासतौर से जो बच्चों की जो हार्ट सर्जरी होती है, पेडियाट्रिक हार्ट सर्जरी जो होती है, उसको ये करते हैं, वाल्व की रिपेयर करते हैं, रिप्लेसमेंट करते हैं। और कुछ मैं पढ़ रहा था इनके बारे में, कुछ ऐसे डिफेक्ट्स होते हैं जो कि कॉन्जेनिटल होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं बहुत ज्यादा। जैसे एएसडी हो गया, वीएसडी हो गया, टीओएफ हो गया, पीडीए, ये जो चीजें हैं ये बहुत ज्यादा बेसिक, मतलब हम समझ नहीं पाएंगे इनको। ये इनके एक्सपर्ट हैं। बाईपास सर्जरी जो होती है, बीटिंग, अच्छा हाँ, इनकी एक खास सर्जरी हुई थी, उसको बोलते हैं बीटिंग हार्ट बाईपास सर्जरी। यानी कि बिना दिल को रोके बाईपास सर्जरी कर देना। सोच के देखो, बिना हार्ट बीट को रोके और बाईपास सर्जरी कर देना, ये कितनी बड़ी चीज होती है। अभी जो है महेश वाधवानी जी, मैंने बताया कि फोर्टिस हॉस्पिटल में सर्जन है। इनकी लीडरशिप में जो है, आपने नाम सुना हो, नारायणा हृदयालय जयपुर में है, एफएमआरआई गुड़गांव में है, मैक्स हॉस्पिटल है गुड़गांव में, इसका सबने नाम सुना होगा। इसकी जो कार्डियक यूनिट्स हैं वो इन्हीं के अंडर में काम करती हैं। ये, और एक और चीज बताता हूँ, ये यूट्यूबर भी हैं। इनका मतलब ऑनलाइन वर्ल्ड में इतना बड़ा हल्ला है कि इनका ये अवेयरनेस भी दे रहे हैं लोगों को हमारी तरह। ये बताते हैं कि हार्ट अटैक की प्रिवेंशन कैसे करनी है, लाइफस्टाइल को अवेयर कैसे करना है, ठीक है, हार्ट की हीलिंग कैसे करनी है, स्ट्रेटेजी कैसे करनी है, ओवर थिंकिंग को कैसे ओवरकम करना है। तो मैंने इनका समय मांगा, और मुझे 10 दिन में जाके इनका समय मिला। उससे पहले मैंने ट्राई करा, मुझे समय ही नहीं मिला। उन्होंने कहा जी इतनी सर्जरीज है, नहीं करेंगे अभी बातचीत। लेकिन इन्होंने मुझे जो है, मैंने इनको 2 मिनट का समय मांगा था, सिर्फ 2 मिनट का, लेकिन इन्होंने मुझे 18 मिनट दिए। तो हम खुशकिस्मत हैं कि आज हम इनके विचार सुनेंगे। तो मैं वीडियो को प्ले करूंगा। देखो, मैंने इनसे कई सवाल पूछे थे, और ये जो आप साइड में देख रहे हो लैपटॉप पे, ये मेरे कुछ सवाल लिखे हुए थे जो मैं इनसे डिस्कशन कर रहा था वन बाय वन। तो मैंने अपने हेल्थ लवर्स क्लब में सवाल पूछे थे। बड़े शर्म की बात है कि किसी ने कुछ सवाल ही नहीं भेजा। बहुत कहना पड़ता है लोगों से। मुझे हैरानी भी नहीं है इस बात की, क्योंकि जब उनसे हम यही उम्मीद नहीं करते कि वो ऑन कैमरा एक्सरसाइज करें, तो हम ये क्या उम्मीद करेंगे कि वो हमें सवाल देंगे। तो चलिए, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। ये हमारा काम है लोगों को फिट करना। आप ग्रेटिट्यूड दिखाओ मत दिखाओ, मुझे कोई सेहत पे फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुझे आपकी चिंता है, तो मैंने इसलिए इसका समय मांगा।
मेरी हार्ट की हेल्थ लगभग 90% जो लोग बैठे हैं उनसे अच्छी थी। मुझे कोई शौक नहीं था एक हार्ट सर्जन के पास जाने का और एक पेड सर्विस लेने का। तो ये जो सर्विस मैंने ली थी आप सभी के लिए ली थी, जिससे आप हेल्थ लवर्स फिट हो सको। आप सभी इसको इम्प्लीमेंट करो, तो सिर्फ सुनते नहीं रहना, इसको इम्प्लीमेंट करोगे तो ही ये मतलब रिजल्ट इसका निकलेगा, वरना इसका कोई फायदा नहीं। तो वाधवानी जी की मैंने आपको बता ही दिया। तो इनसे मैंने सवाल पूछे थे कि हार्ट अटैक अचानक, इन्होंने बताया कि हार्ट अटैक अचानक नहीं आता। मैंने कई सवाल पूछे थे इनसे। उन्होंने बताया कि लाइफ की जो लाइफस्टाइल होती है हमारी, उसकी जो ईएमआई होती है वो एक दिन वसूल कर लेती है बॉडी, उसी को हार्ट अटैक कह देते हैं। तो जिस दिन इंसान ये समझ गया कि सिर्फ दिल एक ऑर्गन नहीं है बल्कि एक मैसेंजर है, उसी दिन से आपके जीवन का असली टर्न अराउंड शुरू हो जाएगा। मैसेंजर का मतलब ये जो हमें मैसेज देगा, ठीक है, ये हमें बताता है हमारी बॉडी क्या कर रही है। तो जो पहली सीढ़ी है आज उसे चढ़ने जा रहे हो आप। ये जो वीडियो है हेल्थ लवर्स क्लब की, मैं उस पर भी डालूंगा, चैनल पे भी डालूंगा। रिकॉर्ड किया है, आप ही के लिए रिकॉर्ड किया है। तो बैठ जाओ आराम से, पेन पेपर लेके बैठना। कुछ मिनट में मैं मतलब इनकी जो विजडम है मैं उसको सुनाने जाऊंगा आपको। और वो केवल बीमारी से रिलेटेड नहीं है। आप कभी ये सोचो कि कोई भूल भुलैया है बीमारी की, उसी के बारे में बताएंगे, ऐसा नहीं है। ये आपको बताएंगे, मास्टर क्लास है एक तरह की। ये बताएंगे लाइफ को कैसे जिया जाता है, कैसे ओवर थिंकिंग से बचा जाता है। ठीक है, तो अभी मैं इसको प्ले करता हूं। आप पहला सवाल आप सुनेंगे। शुक्रिया सर। आवाज थोड़ी कम आएगी क्योंकि व्हाट्सएप पे वीडियो सर मैं रिकॉर्ड करने का असल में ऑप्शन आपको होता नहीं। सुनता रहता था काफी दिन से सर यूट्यूब पे। तो मैं वहां से सर, वहां से मैंने आपके बारे में जाना था सर। आवाज आ और रही होगी सर? ऐसी कोई जरूरत नहीं थी मुझे असल में। मैं सिर्फ हाँ, मैं जनरल अवेयरनेस के लिए मैंने सर ये सब कांटेक्ट किया। तो सर मैं आपके बारे में काफी दिन से जान रहा था। आपने केरला से पढ़ाई करी और आपके मैं लेक्चर्स वगैरह सुनता रहता हूँ उस पर यूट्यूब पे। आपने एरोटिक डिसेक्शन वाली जो वीडियो थी वो मुझे बहुत पसंद आई थी। तो सर मैं एक इंजीनियर हूं और मैं हेल्थ लवर्स क्लब मैंने एक बनाया हुआ है जिसमें नॉन प्रॉफिटेबल है। मैंने अपने दोस्त अपने फैमिलीज उसमें जोड़ी हुई हैं। तो मैं उनको पढ़ाता हूं कि कैसे आप अपना ख्याल रख सकते हैं, कैसे आप हार्ट की हेल्थ का ख्याल रख सकते हैं। तो इसी के सिलसिले में मैं सिर्फ आपसे बात करना चाह रहा था। कुछ चंद सवाल हैं जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं सर। अच्छा, आप सेम पर्सन हैं जिन्होंने तो मैंने इनसे सवाल पूछने स्टार्ट करे थे। तो हाँ सर, मैंने कहा था वो फाइनेंशियल रीजंस की वजह से वो पहले लोगों मैंने ने इनको सपोर्ट हेल्थ नहीं किया लवर्स क्लब उसमें में मुझे। बुलाने की कोशिश करी थी, तो लेकिन ये आ नहीं पाए थे। जी सर, मैं मेरा पहला सवाल ये है कि जैसे आजकल मैं सुन रहा हूँ कि बहुत यंगस्टर्स को हार्ट अटैक्स आ रहे हैं, साइलेंट हार्ट अटैक्स जो जिसको बोल देते हैं। तो ये इसका मेन कारण क्या है और इसको हम कैसे मतलब हम समझें कि भाई ये आने वाला है या ये लोगों को बहुत ज्यादा फैल गया है कोविड के बाद से। सर मैं ये जानना चाह रहा था, ऐसा क्यों? नॉट रिलेटेड टू कोविड। ये जो धारणा है लोगों में वो सही धारणा नहीं है कि आवाज कोविड थोड़ी का कम आएगी लेकिन मैं वायरस, एक्सप्लेन कोई करूंगा आपको। वायरस जब इन्फेक्शन होता है, जिस समय इन्फेक्शन हुआ था उस समय किसी भी वायरल इन्फेक्शन में धक्का बढ़ने की चांसेस ज्यादा होती है और किसी नॉर्मल निमोनिया वाले वायरस में भी धक्का बढ़ने की रिस्क होती है। तो उस समय पे कई सारे लोगों को अटैक्स आए और कई लोगों के क्लॉट्स बने जिन लोगों का कोविड इन्फेक्शन हुआ। बट ऐसा नहीं है कि एक बार लाइफ में कोविड आ गया तो आज खतरा जाता। हाँ जी। So that thought process is wrong. तो किसी भी इन्फेक्शन से उस दौरान पे हो सकता है और कोविड में काफी हुआ। तो we saw a lot of people with a lot of clots जो कि वेन्स में, आर्टरीज में, हार्ट के में, ब्रेन के में, कि वेन्स जिनको क्लॉट्स बने और वो क्लॉट्स की क्वालिटी बहुत स्टिकी क्लॉट्स होते थे। I have operated on so many patients जिनों में कोविड हुआ था। तो that was a phenomenon, but now it is not, we are not seeing that anymore. तो उसी समय पे आया था, वैसी क्लॉट्स आपको देखने को नहीं मिल रही है हमें। And it is not like कि उसके कारण आज भी हार्ट अटैक का रिस्क ज्यादा है। Now it has gone back to baseline. यंग लोगों में जो इस समय अटैक आ रहा है उसका मेन कॉज है लाइफस्टाइल। देखिए, मैंने इनसे पहला सवाल पूछा कि 30 से 35 साल के नौजवानों को भी हार्ट अटैक आ रहे हैं और ये कई बार साइलेंटली आता है। खास तौर से कोविड के बाद ये ट्रेंड और ज्यादा बढ़ गया है। तो इसका क्या क्या कनेक्शन है, डायरेक्टली कनेक्शन है इसका कोविड से? तो इन्होंने बताया कि इन्होंने क्या जवाब दिया। इन्होंने कहा कि कोविड का नाम सुनते ही लोग समझते हैं कि बस उसी की वजह से हार्ट अटैक बढ़ा है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। कोविड एक बहुत बड़ा वायरल इन्फेक्शन है, ये हमें समझ लेना जरूरी है। किसी की भी वायरल इलनेस से, जैसे कि कोई निमोनिया है, डेंगू है, चिकनगुनिया है, कोई भी बॉडी में इन्फ्लेमेशन अगर बढ़ती है, यानी बॉडी में सूजन बढ़ती है और सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन बढ़ती है, इसको सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन कहते हैं, तो ब्लड जो होता है ये थिक हो जाता है। वहीं से शुरू होता है क्लॉट बनने का खतरा। तो मैं कुछ एक्स्ट्रा इसमें ऐड भी करूंगा जो मुझे अपनी नॉलेज है जो।
तो इन्होंने जो चीजें बताई मैं उसमें एडिटिव्स डालूंगा, ठीक है। कोविड में ऐसा हुआ कि इन्फेक्शन बहुत ज्यादा हो गए, बहुत डीप था वो इन्फेक्शन, लंग से लेकर ब्लड वेसल्स हर जगह उसका असर दिख रहा था। लेकिन कोविड के बाद जो रिकवरी के दौरान कई लोगों को हार्ट अटैक और क्लॉट की प्रॉब्लम ज्यादा देखने को मिली थी, ज्यादातर रिकवरी के दौरान दिखती थी। मतलब सीधा यही है कि हार्ट अटैक का रूट कॉज कोविड नहीं है, बल्कि बॉडी के अंदर जो इन्फ्लेमेशन हो रही है, जो क्लॉटिंग हो रही है, उसकी जो टेंडेंसी है, निमोनिया है, इन्फेक्शन है, इनसे हो रही थी। और इसमें क्या चीज ध्यान रखनी, उन्होंने एक चीज साफ कर दी है। उन्होंने कहा कि अगर आप ये क्लियरिटी से, मतलब ये इन्होंने बताई है कि इम्यून सिस्टम अगर कमजोर है, तो लाइफस्टाइल अगर खराब है, तो इन्फेक्शन आपका दिल भी छीन सकता है आपसे। तो फोकस कोविड पे नहीं होना चाहिए, डिफेंस सिस्टम पे होना चाहिए, रूटीन पे होना चाहिए, ताकि कोई भी वायरस हमारे हार्ट को साइलेंस ना कर सके, ठीक है। अब जो लाइफस्टाइल है, ये साइलेंट इंजीनियर है हमारा हार्ट डिसीजेस का। मैंने अभी इसमें लाइफस्टाइल का भी जिक्र करा है, तो उसको भी अभी आप सुनोगे। तो उन्होंने बताया कि हार्ट अटैक कोई अचानक से नहीं आता, ये आपका शुरू होता है आपकी थाली से, आपकी कुर्सी से, आपके सोचने के तरीके से। 10-15 साल का पुराना हिसाब होता है। इसको लाइफस्टाइल बॉम्ब के तरह से हम सोच सकते हैं। देखिए अभी ये डाइट के ऊपर भी बताएंगे। अपनी लाइफस्टाइल को अच्छे तरीके से नहीं ले रहे हैं, खाना पीना कंट्रोल बहुत खराब है। इंडियन डाइट वैसे भी थोड़ी गड़बड़ थी जी इसीलिए मैंने वो वेजिटेरियन डाइट वाला भी एक वीडियो बनाया था कि जी। भाई कहाँ गड़बड़ हो रही है। हाँ जी। अदरवाइज वर्ल्ड वाइड वेजिटेरियनिज्म इज सपोज्ड टू बी हेल्दियर। Yes, sir. इंडिया में क्यों इतने इंसिडेंट हो रहे हैं कि वी आर ईटिंग व्हाट इज कॉल्ड एज अ हाई कार्ब डाइट। यस सर। High carb diet is not good for heart and it causes diabetes, it causes hypertension, it causes higher risk of heart attacks and paralysis. जी सर, ये दूसरा देखिए इन्होंने हाई कार्ब डाइट का जिक्र करा, ठीक है। इन्होंने बताया कि जरूरत से ज्यादा अगर आप चावल खाओगे, रोटी खाओगे, मैदा, बिस्कुट, चीनी, स्नैक्स और भी प्रोसेस्ड फूड अगर आप खाओगे, तो ये हाई कार्ब डाइट होती है। हाई कार्ब डाइट का डायरेक्ट कनेक्शन है हाई ब्लड शुगर से। यानी कि जब आप हाई कार्ब ले रहे हो, जैसे सफेद चावल ले रहे हो, चीनी ले रहे हो, तो इससे ब्लड शुगर बढ़ती है तेजी से। इसका मतलब ये हो गया कि शरीर इंसुलिन रिलीज करेगा ताकि शुगर जो है वो सेल्स में जाए। अब बार बार जब हाई कार्ब जनरेट होगा बॉडी में, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस क्रिएट होगा, यानी बार बार इंसुलिन जाएगा और बार बार सेल्स को बोलेगा कि ले लो इसको। अब मेरे सेल्स के पास ऑलरेडी ग्लूकोज है, तो वो लेगा ही नहीं, उसको बाहर पड़ा रहेगा। अब वो इंसुलिन भी काम करना बंद कर देगा धीरे धीरे। तो सेल्स उसको लेना बंद कर देती हैं इंसुलिन को, वो कह देती हैं भाई हमारे पास ओवर स्टॉक नहीं करना। इसी को इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। यही हर हाई कार्ब की डाइट होती है। तो बार बार अगर दिन में आप 4-5 बार हाई कार्ब की डाइट खा रहे हो, इंसुलिन बार बार स्पाइक होगा, बार बार बॉडी सेल इंसुलिन की माननी बंद कर देती है। इसको इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं और यही मेटाबॉलिक डिसीज होती है। इसके साइड इफेक्ट क्या क्या है? देखो, इसके पहला साइड इफेक्ट होता है NAFLD, जो नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज है, हम उसकी बात करते रहते हैं, ये होता है। चर्बी जमा हो जाएगी, ब्लड वेसल्स की वॉल्स जो हैं, यानी जो मेरी आर्टरीज हैं, नसें हैं, इनकी वॉल्स मोटी होने लग जाएगी, ब्लड फ्लो का दबाव बढ़ना लग जाएगा। इसी को हाई ब्लड प्रेशर कह देते हैं। तो हाई कार्ब खाओगे तो हाई ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। नमक एक अलग ऑप्शन है, मैं हाई कार्ब की बात करूंगा। तो अगर हाई ब्लड प्रेशर है और हाई फैट स्टोरेज है, तो हार्ट अटैक का फॉर्मूला बन जाता है इससे, अगर इसको इक्वेशन में रखोगे। तो शरीर में लगातार अगर फैट जमा हो रहा है, आर्टरीज सिकुड़ रही है, ब्लड का प्रेशर बढ़ रहा है, इन्फ्लेमेशन बन रही है, तो हाई कार्ब डाइट स्ट्रेस से हो रही है। तो ये मिलकर बनाते हैं क्या? प्लाक। प्लाक का आपने नाम सुना होगा, जो फैट और कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होता है हमारी आर्टरीज में, यही है वो। अब जब प्लाक फटता है तो क्लॉट बनता है। उसका तो मैंने बाकायदा आपको समझाया है पूरा, कि जैसे प्लाक की पर्दा फटा, क्लॉट बनना स्टार्ट हो गया, वहीं ब्लड क्लॉट हो जाएगा। जैसे ही क्लॉट होगा भी, ये क्लॉट ब्लॉक कर देगा हार्ट को। इसी को हार्ट अटैक कह देते हैं। तो आप समझ गए होंगे हाई कार्ब डाइट कितनी डेंजरस होती है। ठीक है, अब अगला सवाल मैंने इनसे पूछा। सवाल ये है कि सर, जो जैसे वेट ज़्यादा होता है बॉडी का और ब्लड प्रेशर भी जाहिर सी बात है उसके बाद बढ़ जाता है, और ये एक स्ट्रेस जो है, जो आजकल चल रहा है, सब लोग स्ट्रेस्ड हैं। तो ये जो हमारा एक एक हार्ट कार्डियक एक अरेस्ट एक तो होता है सर, जो आपने पहले बताया कि जैसे उसमें पेन होता है, एंजाइनल पेन जो होता है, एक तो वो हो गया। एक जो ये सडन जो कार्डियक डेथ होती है, ये ज़्यादातर मैंने उस वीडियो से आपसे सीखा कि वो हाई ब्लड प्रेशर की वजह से होता है, जैसे एरोटल डिसेक्शन हो गया या फिर डीप वीन थ्रोम्बोसिस हो गया, तो उसमें अचानक से डेथ हो जाती है। तो सडन डेथ मेन कारण है, वो हमने उस वीडियो में समझाया हुआ है जी। बट द थिंग इज कि एंजाइना इज अ लाइफस्टाइल रिलेटेड इशू। Yes, sir. धीरे धीरे नसों में ब्लॉक आया और उसके कारण दर्द होना शुरू हुआ। वार्निंग ली, सडन डेथ कैन हैपन टू एनीबॉडी एनी डे। यस सर। आपको, मुझे, आपको हो सकता है।
जी भले नसों में ब्लॉक नहीं हो तो भी हो सकता है, जी बट उसकी रिस्क बहुत कम होती है, तो वहाँ प्रेडिक्टेबिलिटी होती है। जी आप अपनी तरफ से ड्यू डिलिजेंस ये कर सकते हो कि भाई जिसमें हाई रिस्क है उसमें आप जांचें करा लो, ठीक बट है। अगर आप हर इंसान की जांचें करने बैठोगे तो वो तो फिर देश भर में एलसीटी जी मशीन्स नहीं जी है, जी एलसीटी एंजियोग्राफी सब। सो क्योंकि हमारे देश में अभी भी मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इज वेरी वीक एंड वेरी पुअर, यस सर, आप इनडिस्क्रिमिनेटली सबकी जांचें नहीं कर रहे। यस सर, So that's where in fact we came up with NAT testing. NAT testing उसी का ही एक पर्पस है कि भाई NAT testing में we are doing sonography से, यस तो सर। सोनोग्राफी से फिर भी आप पूरी देश की आबादी को चेक करोगे तो कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी मुश्किल है। है और बहुत। दूसरा रेडिएशन नहीं मिलता, Yes. रेडिएशन नहीं मिलता और डाइट नहीं देनी पड़ती। देखो, मैंने इनसे सवाल पूछा कि हार्ट अटैक दो तरह के होते हैं। एक तो वो होता है जिसमें दर्द होता है, एंजाइनल, जो हमारा पेन होता है, एंजाइना जिसको बोलते हैं। और एक होता है कि जिसमें कोई लक्षण नहीं होते, जिसमें साइलेंटली आदमी खत्म हो जाता है, एक्सपायर हो जाता है। तो इन दोनों में फर्क क्या है, किससे किससे ज्यादा डरना चाहिए? तो इन्होंने बताया कि सही तरीके से इन्होंने समझाया कि इसकी दो कैटेगरीज बनाई गई हैं। एक तो सिम्टोमेटिक हो गया, जो एंजाइनल हार्ट अटैक होता है, छाती में दर्द होता है, दबाव होता है, घबराहट होती है, लेफ्ट आर्म में पेन, हमने सुना होगा, ऐसे ऐसे कुछ सिग्नल्स आते हैं। एक होता है साइलेंटली, जिसमें कोई लक्षण नहीं आया, बैठा बैठा इंसान गिर पड़ा। वो लोग ज्यादातर इसे इंडाइजेशन स्ट्रेस या वीकनेस समझकर इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, तो लेकिन दोनों में असली फर्क क्या है? उन्होंने बताया क्लियरली कि पहला जो अटैक है ये आपका लाइफस्टाइल से जुड़ा हुआ है। क्लियरली हमने सुना कि भाई हाई कार्ब डाइट अगर आप लोगे, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करोगे, स्मोकिंग करोगे, स्ट्रेस पालोगे, स्लीप नहीं लोगे, लॉन्ग टर्म ब्लड प्रेशर रहेगा, डायबिटीज रहेगी, तो ये प्रेडिक्टेबल होते हैं, यानी आपको पता है कि भाई आ सकता है। लेकिन अगर इन सिग्नल्स को इग्नोर कर देते हो तो ये एंजाइना एक दिन बन जाएगा, यानी मैसिव हार्ट अटैक में कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन गुड न्यूज क्या है इसके साथ, कि इसको लाइफस्टाइल चेंज करके बदला जा सकता है। अब बात करते हैं, इन्होंने साइलेंट हार्ट अटैक की बात करी, इन्होंने एक वर्ड यूज करा था, अनप्रेडिक्टेबल। इन्होंने कहा कि वो अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, यानी कि जनरली हमें पता ही नहीं होता कि कभी भी क्या हो सकता है, किस कारण से हो सकता है, कुछ पता नहीं है। ये ज्यादातर ऑटोनोमस, हमारा जो नर्वस सिस्टम है, उसकी कुछ गड़बड़ी हो जाए, या डायबिटीज है, लॉन्ग टर्म की स्टैंडिंग डायबिटीज कहते हैं उसको, नर्व सिग्नल ही बंद कर देती है सिग्नल देने। ठीक है, कोई एक्सट्रीम स्ट्रेस ले लिया, शॉक लग गया, कोई कुछ सुन लिया ऐसा, या कोई हमारी क्लॉटिंग ऐसी होगी जो रेयर होती है, बहुत ही डिसऑर्डर्स होते हैं उसके, तो उसमें हमारा होता है, या इलेक्ट्रिकल सिस्टम फेल हो गया। तो इनमें कंपेरेटिवली देखिए रिस्क कम होता है, क्योंकि हर आदमी को ये बीमारी नहीं होगी, लेकिन डायग्नोज ही लेट होती है, तो डैमेज जब तक हो चुका होता है। तो अब आपको समझना ये है कि डेंजरस कौन सा ज्यादा है, कौन सा ज्यादा डेंजरस है। हम देखो हर चीज को तो कंट्रोल नहीं कर सकते, जिस चीज को आप कंट्रोल कर सकते हो फिर भी इग्नोर कर रहे हो, वो ज्यादा डेंजरस है। मतलब जो एंजाइनल हार्ट अटैक ज्यादा कॉमन है, जो कि बताया प्रेडिक्टेबल भी है, लाइफस्टाइल से ठीक कर सकते हो, टाल सकते हो, फोकस वहीं करना है हमें। साइलेंट हार्ट अटैक जो है वो एक चोर की तरह आता है, पता ही नहीं चलता कब वार्निंग दे गया, कब हो गया, इसलिए उसको इग्नोर करने में ही भलाई है। लाइफस्टाइल वाले सिग्नल्स को पढ़ना सीख लो कि उससे कैसे हम इसको ठीक कर पाएंगे, और डर डर भी कम होगा कि भाई हमने लाइफस्टाइल चेंज कर ली, अब डर कम है। मैंने इनके साथ अपनी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी शेयर करी है। अभी देखो, ये अभी टेस्टिंग की बता रहे हैं कि टेस्टिंग हर आदमी की नहीं करवा सकते हम। जी ट्राइग्लिसराइड हमारा जो है, हाई रिस्क इंडिविजुअल्स, तो हाई रिस्क पता करने के लिए जो जांचें होती है वो हर इंसान ने करानी चाहिए। जी सर, मैंने ये एक बेसिक लेवल का टेस्ट होता है सभी का, मैं कराता हूँ जो अपने हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, जिसमें ट्राइग्लिसराइड हमारा जो है, कोलेस्ट्रॉल है, एचडीएल है, इसका मैं कराता रहता हूँ। तो लाइफस्टाइल से सर उन्होंने काफ़ी फायदे लिए हैं, जैसे आपने बताया लाइफस्टाइल से बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। मेरा खुद का सर 250 के आसपास कोलेस्ट्रॉल टोटल रहा करता था, मैं उसको 160 पे लेकर आया हूँ लाइफस्टाइल चेंज करके। और यही तो सिखाना चाहते हैं हम कि ये चीजें अगर आप लाइफस्टाइल से सीख लो, कर लो, तो एट 37 years अगर you were continuing with a high cholesterol and with that you would have developed a heart attack in future, Yes, sir. potentially you have saved yourself from heart attack. तो 160 ठीक है सर, और ट्राइग्लिसराइड लेस देन 100 है अभी। Yes, देखो, मैंने इनको अपना ट्रांसफॉर्मेशन बताया कि मेरी इनसे 2 बार बात हुई है, तो मैंने इनको पहले भी बताया था कि मैंने 20 किलो लाइफस्टाइल अपना चेंज करके अपना कम कराया वेट। और मैं हेल्थ लवर्स क्लब में मतलब लिपिड प्रोफाइल सबके कराता रहता हूँ, मैंने बताया इनको। तो इन्होंने पहले तो उसको अडोर किया, सराहना करी उसकी,
फिर उसके बाद इन्होंने बताया कि भाई, इससे पहले इन्होंने बताया कि टेस्टिंग हर आदमी की पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम लाइफस्टाइल तो बदल ही सकते हैं कम से कम। हम ठीक है, टेस्टिंग हर आदमी की नहीं करा सकते, मैं हर आदमी का नहीं कहता कि आप ट्राइग्लिसराइड चेक करा डालो। मैंने भी जो है 3-4 लोगों को ही कराए थे अपने घर में, मैं हर बच्चे का तो नहीं करा सकता। ठीक है, तो इसमें ये चीज कर सकते हैं कि हम अपना लाइफस्टाइल तो चेंज ही कर सकते हैं। तो टेस्टिंग से बढ़िया ये है कि लाइफस्टाइल चेंज कर दो इमीडिएटली, क्योंकि टेस्टिंग के बाद भी आप यही करने वाले हो। तो उससे खाली नंबर्स आते हैं निकल के, नंबर्स बदलेंगे या नहीं ये तो आपकी आदतें तय करेंगी। तो टेस्टिंग की अवेयरनेस जरूरी है, ठीक है, लेकिन हार्ट को बचाने का जो सबसे बढ़िया समझदारी से जीना है, ये एक तरीका होता है। तो देखिए, अब इनसे मैंने अगला सवाल पूछा कि दिस इज आइडिया, तभी मैंने ये रिपोर्ट देखी तो मैं ये बोला था क्यों कंसल्टेशन ली है, अब मुझे कॉन्टेक्स्ट मिल रहा है। हाँ सर, मैं तो इसको प्रिवेंटिव एक तरह से लेके चल रहा हूँ कि जो आगे कोई प्रॉब्लम ना आए। और 20 किलो मैंने फैट लॉस किया सर पिछले 5 महीने में मैंने, और लाइफस्टाइल को चेंज किया सर। पता ही नहीं था, शुगर को इंटेक बढ़ा रखी थी, वो पता ही नहीं था कि कहाँ से हम एडिड शुगर इतनी ले रहे हैं, वो सबको जांच करी। आपकी वीडियोस बहुत दिन से सुनता आ रहा हूँ सर। और सर मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, आप इनकी वीडियोस के बारे में बात करूंगा। मैंने इनसे इनकी वीडियोस में देखा है कि लोग जो जिम जा रहे हैं, डाइट प्लान ले रहे हैं, जिम वाले फैट कटर्स ले रहे हैं, डॉक्टर के पास जा रहे हैं, जो काम हेल्थ लवर्स क्लब कर रहा है वो प्रिवेंटिव लेवल पे कर रहा है। इसको इनमें बेसिक डिफरेंस समझना कि आप देखिए, जो लोग शेक ले रहे हैं, सप्लीमेंट ले रहे हैं, आप माइंडसेट चेंज कर रहे हो, आप हेल्थ को मतलब प्रायोरिटाइज कर रहे हो, आप हार्ट की हेल्थ को डेली रूटीन में हिस्सा बना रहे हो, उसको लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स को रोकने का काम कर रहे हो, ग्राउंड लेवल पे आप कर रहे हो। लेकिन ये काम कोई अस्पताल, ये कोई अस्पताल से कम नहीं है। आप ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हो ना, कोई देखो ये कोई फार्मा कंपनी तो है नहीं कि मैं आपका कोई इलाज कर रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ। आप ग्राउंड लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे काम कर रहे हो, ये आपके फायदे की चीज है। लाइफस्टाइल एक ऐसी दवाई है जो हर इंसान को फ्री में मिल सकती है, हर बीमारी को रोक सकती है। कोई टेस्ट को अफोर्ड करे ना करे, कोई पैसे खर्च कर पाए ना कर पाए, लेकिन हर इंसान ये तो कर ही सकता है कि 30 मिनट वॉक तो कर ही लूं, 30 मिनट एक्सरसाइज तो कर ही लूं, हेल्थ लवर्स क्लब में ज्वाइन करके एक्सरसाइज तो कर ही लूं। स्ट्रेस तो लगा रहेगा, काम लगे रहेंगे, आप चाहे पुलिस की ड्यूटी कर रहे हो, चाहे आप प्रधानमंत्री के पीए हो, भाई आपको काम तो करना पड़ेगा पैसे कमाने के लिए। लेकिन 30 मिनट अगर नहीं निकाल सकते, 1 घंटा नहीं दे सकते अपनी बॉडी को, तो फिर इनके लिए तैयार हो जाओ। ठीक है, मैं इस बात से रिलेट नहीं करूंगा कि आप हर्बल लाइफ से जुड़ रहे हो कि नहीं जुड़ रहे हो, मैं इस बात से रिलेट करूंगा कि आप हेल्थ लवर्स क्लब से जुड़ो, वो आपको हेल्दी लाइफस्टाइल दे रहा है। मत लो आप, नहीं है बस की तो। शुगर तो कम कर सकते हो, नींद तो पूरी ले सकते हो। और ये कहां से आती है मोटिवेशन, ये हम सब लोग जब डिस्कशन करते हैं वहीं से तो आती है, वहीं से इलाज मिल रहे हैं हमें। अब ऐसे डॉक्टर्स की फीस देने से और ये बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में चक्कर काटने से भरे पड़े हैं। आप देखो मेट्रो हॉस्पिटल में, इमरजेंसी वार्ड में जाकर देख लो। तो हम ये ग्राउंड लेवल पे जो काम कर रहे हैं, ये हम एक तरह से समाज की सेवा कर रहे हैं। और जो लोग दवाई से पहले समझदारी सिखा सीख जाते हैं, वही असली डॉक्टर हैं भाई, जिनके पास ना तो कोई डिग्री है। देखो, मैं आपके सामने दिनेश जी का एग्जांपल दूंगा, कोई डॉक्टर की डिग्री नहीं है, लेकिन कितने आदमी फिट कर दिए इन्होंने। अजय पाल सर को ले लो, अपना काम भी कर रहे हैं, समाज सेवा भी कर रहे हैं, कितने लोगों को फिट कर रहे हैं। मुझे ले लो, मैंने कितने आदमी फिट कर दिए। फिट नहीं भी करे होंगे तो उनको ये तो बता ही दिया कि भाई तुम ऐसे खराब हो गए, ऐसे ठीक हो गए, अब मत मानो अपनी बात। तो हेल्थ लवर क्लब की बात मैं करूंगा कि मिशन है, इसको कोई ऐसा ना समझे कि ये कोई मतलब दुकान है, कुछ है, आप आओ मत आओ, ये एक मूवमेंट है, हम इसको चलाते रहेंगे। ये मिशन है, मेरा तो मिशन है ये। ना मुझे कोई पैसे कमाने, मैं फाइनेंशियली फ्रीडम पहले 15 साल पहले लेके बैठा हुआ हूं, मुझे पैसे की कोई जरूरत नहीं है जरूरत उतना मेरा पैसे इनकम से जनरेट हो जाता, मुझे कोई जरूरत नहीं है काम करने की। मेरा तो ये मिशन बन चुका है, और मैं हर आदमी को फिट करूंगा जो मुझे दिखेगा, क्योंकि उसको बताऊंगा तो मैं खुद ध्यान रखूंगा। मैं चीनी खाने से पहले 10 बार सोचूंगा, और हॉस्पिटल जाने से बचने की कोशिश करूंगा। और मौत तो सबको आनी है, मुझे भी आएगी, सबको आएगी, लेकिन ऐसा नहीं मरूंगा। ये मेरा प्रण है और मैं प्रण को आगे बढ़ाऊंगा। तो भाई डॉक्टर साहब तो हैरान हुए थे मेरी ट्राइग्लिसराइड की रिपोर्ट देख के। इन्होंने कहा भी था कि यार ये आदमी क्यों कंसल्ट कर रहा है मुझे, इनको बाद में कंसल्ट, तो ये देखिए मेरा सर, ये मैं मानता हूँ कॉन्टेक्स्ट बाद में पता आपने लगा समय था। दिया है, बहुत बड़ी बात है सर। जो स्लीप है और ओवर थिंकिंग है, ये डायरेक्टली कनेक्टेड है हार्ट के साथ, ये हार्ट हेल्थ के Yes, साथ। बिल्कुल, क्योंकि अगर poor sleep है तो it releases stress hormones and persistently high stress hormones बने रहेंगे, तो उससे हार्ट अटैक की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। जी So same way overthinking increases stress hormones. जी So लाइफ में जो जीने का तरीका है, स्ट्रेस को कैसे कम करके सीखें, वो एक अपनी लाइफस्टाइल में एक अपने आप हर इंसान ने अपनी अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है।
जी हर किसी की पर्सनालिटी सिमिलर नहीं, पर बिल्कुल जिसको ज्यादा स्ट्रेस होता है उसने स्ट्रेस रिड्यूसिंग टेक्निक सीखनी चाहिए, उसमें योगा प्राणायाम और एक रैशनलाइजेशन ऑफ थॉट प्रोसेस कि भाई देखो हम कंट्रोल कर सकते हैं, उसके बियॉन्ड कंट्रोल नहीं कर सकते यस हैं, सर तो उसके लिए आध्यात्मिक लोग ज्यादा यूजफुल है मेरी जगह पे। बट हाँ, स्ट्रेस को कम करने के तरीके Yep. यूज करने चाहिए हर किसी। एवरीबॉडी शुड हैव स्ट्रेस मैनेजमेंट सिस्टम विद। जी देखो स्ट्रेस की बात करी थी, मैंने इनसे सवाल पूछा था कि जो पुअर स्लीप होती है, ओवर थिंकिंग होती है, क्या ये हार्ट की बीमारी जो होती है उनके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है? मैं सभी लोगों से कहूंगा ध्यान से सुनना है इस बात को। पुअर स्लीप और ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस। तो देखो इन्होंने साफ साफ ये कही बात कि भाई इनका सीधा और खतरनाक संबंध है हार्ट अटैक से। पुअर स्लीप जो होती है ये हाई रिस्क फॉर हार्ट अटैक है, क्योंकि जब नींद पूरी नहीं होती है तो आप स्लीप की साइकिल को डिस्टर्ब कर रहे हो, यानी नर्वस सिस्टम बार बार फाइट और फ्लाइट मोड में एक्टिवेट होता रहेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ता रहेगा, हार्ट रेट वेरिएबल होता है, तो आप जानते हो कि कभी कम होगा कभी ज्यादा होगा, लेकिन इन्फ्लेमेशन बढ़ती है। इन्फ्लेमेशन यानी आर्टरीज में सूजन बढ़ेगी। तो इन्होंने बताया कि स्लीप जो होती है इसको ठीक करना बहुत जरूरी है। और स्लीप जो होती है ये बॉडी का रिपेयर टाइम होता है। मान लीजिए मैं आपसे कोई रिपेयर टाइम छीन लूंगा आपका, और आपसे कहूँ कि 100% काम ही करते रहो हर समय, शटडाउन में चले जाओगे। इसीलिए रिपेयरिंग सिस्टम पे जो है ना उसको पूरी तवज्जो देनी है। ओवर थिंकिंग की बात करी थी, उन्होंने कहा कि ये कोर्टिसोल को रिलीज करता है, स्ट्रेस हार्मोन को रिलीज करता है। और एक बात और कही थी इन्होंने कि जब, देखो ओवर थिंकिंग की बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सभी लोगों को सुननी है ध्यान से। जब एक ही बात को बार बार सोचते रहोगे, नेगेटिविटी से घिरे रहोगे, तो बॉडी में एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको कोर्टिसोल कहते हैं। कोर्टिसोल जब हर समय आप रिलीज करते रहोगे, हर पल हाई रहेगा, तो सोचो कोर्टिसोल हर समय हाई रहा तो ब्लड प्रेशर हाई रहा, ब्लड वेसल मेरे हाई रहे, वो डैमेज होने की मतलब उनकी स्थिति बनी रही, क्लॉट बनने के खतरे बढ़ते रहे, तो धीरे 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 ये हार्ट अटैक की स्टेज बना देगा, सजा देगा उस स्टेज को। तो ओवर थिंकिंग जो है, कंसिस्टेंट ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। आप ओवर थिंकिंग करो, एक आधा बार करो, इसको आदत क्यों बना रहे हो? मतलब एक डोरबेल भी बजी तो उसको ओवर थिंकिंग बना दिया, कोई फोन आ गया तो उसको ओवर थिंकिंग बना दिया, बॉस ने हल्का सा कोई बात कह दी तो उसको भी हम ओवर थिंकिंग पे ले जाते हैं कि भाई पता नहीं यही पूरे दिन चलता रहेगा। भूलो उसको, नहीं तो आपका स्ट्रेस हार्मोन हर समय हाई रहेगा। और देखो बहुत सिंपल सॉलिड तरीके हैं, मैंने बताया। आप, इन्होंने एक बताया, एक रेशनलाइजेशन ऑफ थॉट का नाम लिया था इन्होंने। रेशनलाइजेशन ऑफ थॉट्स का मतलब क्या होता है? आपकी, आपका इलाज जो है आपके हाथों में है, आप अपने थॉट्स को चेंज करो। क्योंकि देखो ये चीज मेरे कंट्रोल में नहीं है कि कोई सदमा लगा या कोई एक्सीडेंट देख लिया, ये मेरे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन मैं उसकी सोच तो बदल सकता हूँ। थॉट को बाहर निकाल दो उसको। उसके लिए मैंने बताया था कि बॉक्स थिंकिंग थी, यानी जो आप सोच रहे हो उसको लिख लो, डंप कर दो उसको। दूसरा ये था कि आप उसको दूसरे नजरिए से सोचो कि भाई ट्रैफिक में फंस गए, अब नहीं जा पा रहे, अब आप सोचने लगोगे यार बॉस ये कहेगा, या मैं टाइम पे नहीं पहुंच रहा, ट्रैफिक में फंस गया हूं। तो आप ये कहो ना अपने आप से कि भाई मैं खाली बैठा हूँ, चल यार हेल्थ लवर्स क्लब की आज बात याद कर लेता हूँ, या मैं इस समय पे कोई मॉर्निंग मीटिंग की स्क्रिप्ट बना लेता हूँ, मुझे क्या बोलना है वहां जाके। तो आप ये सारी चीजों को नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हो। थॉट्स जो हैं, और इसमें एक खास बात यह है, यहाँ से चीजें हो रही हैं और यहीं से इसको कंट्रोल किया जा सकता है। मतलब एक हिस्सा दूसरे हिस्से को कंट्रोल कर सकता है, और अगर मैं उसको कंट्रोल ही नहीं करूंगा तो लूप में फंसे रहोगे। छुट्टी ले लो अगर कोई ज्यादा टेंशन हो रही है तो। और कोई भी बात है उसको टेंशन से नहीं, आप उसके एक्सप्रेशंस जो है अपने समझदारी से लेना स्टार्ट करो। आप देखो धीरे 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 आप उसके बॉक्स थिंकिंग जो होती है आप वो स्टार्ट कर दोगे। सीधा आप उस पर रिएक्ट मत करो, आप उसको एक बार समझ लो कि क्या प्रॉब्लम है, उसके बाद फिर उसको देखो। तो जो हम डिटॉक्स की बात करते हैं ना, तो बॉडी से टॉक्सिन्स निकालते हैं हम बार बार, ये भी टॉक्सिन्स हैं। नेगेटिव थॉट भी एक टॉक्सिन्स है। स्ट्रेस मैनेजमेंट जो है एक लग्जरी होती है, जिसने ये लग्जरी एक बार देख ली ना, वो स्ट्रेस मैनेज करना सीख गया जो, वो इस लग्जरी को कभी नहीं छोड़ेगा। मैं सतवीर जी की बात करता हूँ, इन्होंने वो लग्जरी देख ली है। मेरे पिताजी हैं, उन्होंने वो लग्जरी देख ली है, कभी स्ट्रेस नहीं लेते। ये कितनी भी आप कितनी भी बात कह देना, कोई कुछ भी कह देना, यहाँ तक कि अगर कहीं कोई एक्सीडेंट भी हो जाए, गाड़ी भिड़ भी जाए, ये बस ये कह देते हैं भाई जा यार जा, ठीक है। तो ये चीज मैंने उनसे सीखी है। मेरे से ये कहते हैं कि भाई सड़क पे जब जा रहा है ना, तो लड़ना नहीं है, दूसरे की गलती ये समझ लो सारे अंधे हैं, और अंधों से क्या लड़ना। तो इस तरीके से आप टेक्निक डेवलप कर सकते हो। ठीक है, अब हम
अगले इनकी अच्छा बात सर, पे मैंने चलते हैं। HDL इंक्रीज करने के लिए एक ओमेगा 3 का सप्लीमेंट यूज किया था, जिसकी वजह से पहले मेरा 32 HDL रहा करता था, वो 48 पे अभी आने लगा, पहुंच गया है। तो ये ओमेगा 3 सर ये कंटिन्यू कर सकते हैं? अच्छा है ये हमारे लिए? कंटिन्यू करने में कोई बुराई नहीं है, बट लाइफ लॉन्ग सप्लीमेंट्स आई एम नॉट वेरी फॉर लाइफ लॉन्ग सप्लीमेंट्स। हेल्दी ईटिंग के थ्रू अगर हो जाए तो बेटर है। फॉर दैट पर्सनल मेरी स्ट्रेटजी रहती है कि मैं हफ्ते में 4-5 दिन फिश खाता हूँ। अच्छा जी। पर्सनली आई डू दैट। बाकी अब हर किसी के लिए वो अफोर्डेबिलिटी भी नहीं होती है। ओमेगा 3 इज डेफिनेटली और चीपर देन ईटिंग फिश। सर जो वेजिटेरियंस हैं उनके लिए कोई ऑल्टरनेटिव है इसका, फिश का? ओमेगा 3 तो वेजिटेरियन से नहीं आता है, जो सोर्स पे आप ले रहे हो वो ओमेगा 3, उसका ओरिजिनल सोर्स तो नॉन वेजिटेरियन वही है सर, आप सही कह रहे हैं। अच्छा सर, that is something you know my views on that if you have seen my videos and अब वो डाइट प्रेफरेंसेस हर किसी के अलग अलग हैं। जो वेजिटेरियन सोर्सेस हैं, फ्लैक्स सीड्स वगैरह लेने से, बादाम अखरोट लेने से ओमेगा 3 अपना HDL बढ़ सकता है जी फ्लैक्स सीड्स से। सर एक जैसे अच्छा, मैंने इनसे सवाल पूछा ओमेगा 3 को लेके। मैंने कहा जी ओमेगा 3 का जो सप्लीमेंट है ये मैंने शुरू किया और मेरा HDL 36 से बढ़ के 48 आ गया। क्या ये ओमेगा 3 की वजह से है और क्या हमें लाइफ लॉन्ग सप्लीमेंट्स लेने चाहिए? तो उन्होंने बताया कि देखो, अगर HDL 36 से 48 आया तो ये अच्छी अचीवमेंट है। ओमेगा 3 सप्लीमेंटेशन की वजह से भी हो सकता है, इसी की वजह से हुआ होगा और हुआ है उसी की वजह से। स्टडीज कह रही हैं इस बात को। लेकिन उन्होंने एक बात कही कि लाइफ लॉन्ग सप्लीमेंट सही तरीका नहीं होता, यानी कि इसीलिए हमारे जो हेल्थ लवर्स क्लब के जो प्रोग्राम होते हैं वो 3 महीने के आसपास होते हैं और आप उसमें देखोगे वो चेंज होते रहते हैं। सप्लीमेंट्स कंटिन्यूअसली कोई नहीं चलते जा रहे। आप देखोगे प्रोटीन तो डेली चाहिए, वो तो एक रिक्वायरमेंट है बॉडी की, लेकिन आप देखोगे कि उसमें चेंज करने पे है सर। और आगे मतलब जब आप 3 महीने बाद अचीव कर लेते हो उसके बाद भी फिर आपके कोच जो है उसको सप्लीमेंट्स को आपको रोकने के लिए कहते हैं, कुछ दिन के लिए एक ब्रेक देने के लिए कहते हैं। वो आइडियल तरीका होता है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने ये कहा है कि आप लाइफ लॉन्ग ही लेते रहो इसको 10-20-50 साल के लिए। अब ये चीजें हमें सीखनी है। सस्टेनेबल तरीका यही होता है। अब देखो HDL क्यों इंपॉर्टेंट होता है। अब ये HDL की बात कर रहे हैं, यानी हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन की अगर हम बात कर रहे हैं, ये झाड़ू की तरह होती है। आर्टरीज में झाड़ू लगा रहे हो आप, ये समझ लो। ब्लॉकेज को कम करता चला जाएगा, क्लॉट के रिस्क कम हो जाएंगे, क्योंकि HDL बढ़ेगा तो मैंने कल भी बताया था कि कूड़े की गाड़ी है, सारा LDL लेके भाग जाएगा ये। ओमेगा 3 का रोल क्या करेगा इसमें? ओमेगा 3 साइंटिफिकली प्रूवन है, HDL बढ़ेगा इससे, इन्फ्लेमेशन घट जाएगी इससे। इन्फ्लेमेशन सबका बाप है, बॉडी को थिनिंग इफेक्ट लाएगा और एक अरिथमिया की जो प्रॉब्लम होती है उसको ठीक करेगा, हार्ट के इश्यूज को स्टेबलाइज करेगा। तो हमें, और इन्होंने एक भी चीज बताई कि ये नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज से ही मिलता है। इसका वेजिटेरियन फ्लैक्स सीड्स वगैरह थे, वो सोर्सेज बहुत लिमिटेड है। ठीक है, मछलियां होती हैं सालमन वगैरह, इसलिए उसको फिश से निकाला जाता है, लेकिन उसको हार्म करे बिना बनाया जाता है। तो वेजिटेरियंस के पास ये ऑप्शन नहीं होते हैं। ठीक है, अब असली फ्लैक्स सीड कहाँ से लाओगे, चिया सीड कहाँ से लाओगे, वॉलनट्स भी खाओगे आप, कहाँ कैलोरी पहुंच जाएंगी सोचो, अखरोट खा खा के। इसीलिए फिर इसका हमें जो है सप्लीमेंट्स लेने होते हैं। तो सप्लीमेंट शॉर्ट टर्म सपोर्ट है, मतलब साल 2 साल 3 साल 5 साल, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ये सॉल्यूशन नहीं है। उसमें आपको अपने कोच से बात करते रहना है, वो उनको थोड़ा ठीक करते रहेंगे आपके डाइट को। ठीक है, और गुड कोलेस्ट्रॉल कोई ये मतलब डाइट से आता है गुड कोलेस्ट्रॉल? आप डाइट चेंज करोगे तो ही आपका गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। जैसे घर की साफ सफाई करते हो दिन रात, ऐसे ही HDL को बढ़ाना पड़ता है दिन रात। मैंने बताया झाड़ू है, लेकिन क्या नाम है, इसको लेना जरूरी है, इसका ऑल्टरनेटिव कोई नहीं है। अगर ऑल्टरनेटिव ढूंढोगे तो इंडाइजेशन कुछ कभी नहीं हो मिलेगा। जाती है तो उसमें एक्टोपिक्स की प्रॉब्लम बढ़ती है, ये वेगस नर्व उसको इरिटेशन होती है उसमें। ये मेरे साथ पहले हुआ था एक बार। तो मतलब एक आध हुआ तो कोई बात नहीं, इट कैन हैपन विद एनीबॉडी। वेगल नर्व के चलते थोड़ा चक्कर आना या आंखों के सामने आना आगे बढ़ते हैं, ये कोई मेरा अगर पर्सनल सवाल एफिशिएंसी था। बढ़ेगी एक्सरसाइज से तो दिल कम बात रखेगा ऑटोमेटिकली। सो एक्सरसाइज इज द मेन सोर्स। अगर 90 प्लस बीट्स रहती है उसकी, तो क्या ऐसा किया जाए? ये मैंने एक सवाल पूछा था दैट शुड नॉट बी टैकीकार्डिया का। अच्छा सर, एक टैकीकार्डिया का कोई तरीका हो सकता है कम करने का? मेरे फैमिली में मेरी वाइफ को टैकीकार्डिया रहता है, हर समय 90 प्लस बीट्स रहती है उसकी, तो क्या ऐसा किया जाए? एक्सरसाइज। अच्छा सर, एक्सरसाइज से हाँ। देखिए बेसिकली हार्ट इज बीइंग वेस्टेड उसमें, कि जो हार्ट की पंपिंग एफिशिएंसी कम है इसलिए दिल में ज्यादा बार फर्क रहा है। अगर एफिशिएंसी बढ़ेगी एक्सरसाइज से तो
तो दिल कम बार धड़केगा ऑटोमेटिकली। सो एक्सरसाइज इज द मेन सोर्स। अगर एक्सरसाइज से नहीं करना है तो उसके लिए टैबलेट्स आती है, जिसको हम टैबलेट देके हार्ट रेट कम कर सकते हैं, बट आइडियल इज टू एक्सरसाइज। इनसे मैंने सवाल पूछा टैकीकार्डिया का, कि टैकीकार्डिया यानी आपकी हार्ट बीट अगर नेचुरली पहले से ही बहुत ज्यादा बड़ी रहती है, तो उन्होंने कहा कि उसकी आप वेस्टेज कर रहे हो एफिशिएंसी को, यानी 90 बीट्स पर मिनट है तो उसका कोई फायदा नहीं है, 70 बीट्स होनी चाहिए। तो ये 20 बीट जो एक्स्ट्रा बीट कर रही है उसकी एफिशिएंसी कम होती है। तो इन्होंने बताया कि एक्सरसाइज करने से ही उसको ठीक किया जा सकता है। आप एक्सरसाइज करोगे तो आपकी हार्ट बीट्स नॉर्मल रेंज में आ अच्छा जाएंगी, सर, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। एक रेगुलरस वर्कआउट का आपने मना किया उसमें कि रेगुलरस वर्कआउट का नहीं करना है, तो कैसे पता चलेगा कि बहुत ज्यादा रेगुलरस तो नहीं हो रहा है वर्कआउट? मैं ये नहीं कहता हूँ रिगरस नहीं करना है। व्हाट आई एम सेइंग इज कि फॉर समबडी हु वांट्स टू डू रिगरस वर्कआउट ही शुड बी एट अ फिटनेस लेवल। सो आपकी फिटनेस के हिसाब से रिगरस अलग हो सकता है, मेरी फिटनेस के हिसाब से रिगरस अलग हो सकता है। आप अपने आप को जब पुश करें, सी इफ यू आर अ स्पोर्ट्स पर्सन यू हैव टू पुश योरसेल्फ। यस सर। दैट डजंट, यू शुड डिस्करेज स्पोर्ट्स। तो जब आप खेल रहे हो और कॉम्पिटिटिव स्पिरिट के साथ खेल रहे हो, यू हैव टू गिव योर 100%। यस सर। बट थिंकिंग कि मैं हार्ट के लिए अच्छा कर रहा हूँ, ये नहीं सोचना चाहिए रिगरस एक्सरसाइज में। व्हेन यू आर गोइंग फॉर अ रिगरस एक्सरसाइज, यू आर टैक्सिंग योर हार्ट। योर हार्ट इज नॉट इन अ कंफर्ट जोन, यू आर गेटिंग आउट ऑफ कंफर्ट जोन। यस सर। सो इवेंट और हार्ट पर माइनर डैमेज बढ़ सकता है। जी। बट देखिए हर किसी का अपना अपना पैशन है। पीपल हु आर स्पोर्ट्समैन दे पुश देमसेल्व्स डेली। तो वो भाई देखिए लाइफ में बाद में 2-4 साल की जिंदगी कम हो, पर आज मैं अपना स्पोर्ट्स ज्यादा खेलूं, वो की डिफरेंस होती है। सो इट्स नॉट लाइक आई डोंट रिकमेंड रिगरस एक्सरसाइजेस, इट्स नॉट फॉर ऑल। यस सर। जिसको पैशन है, वो स्पोर्ट्समैन है, उसने करना चाहिए। एवरीबॉडी शुड नॉट ट्राई टू डू दैट, पर्टिकुलरली नोइंग द फिटनेस लेवल। यस सर। इट शुड कई बार होता ये है कि आपने एक्सरसाइज शुरू की और पहले दिन पे बहुत हैवी एक्सरसाइज की, उसी में अटैक कर सकते हैं, व्हिच इज व्हाट इज गोइंग ऑन इन द वायरल जितने भी वीडियोस आते हैं कि कोई बंदा एक्सरसाइज करते समय, डांस करते समय गिर गया। अब आदत नहीं है और आप अचानक एकदम किसी की शादी में डांस कर रहे हो, अंदर से अंडरलाइंग हार्ट डिजीज है, तो वो हार्ट उस समय मैनिफेस्ट करता है। बिल्कुल सर। और जान अभी मैंने इनसे सवाल पूछा कि जो रिगरस वर्कआउट होता है, ये बहुत लोग कहते हैं कि नहीं करना चाहिए, बहुत ज्यादा रिगरस एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, इंटेंस एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, उससे हार्ट को नुकसान होता है। तो डॉक्टर साहब ने बताया कि इन्होंने मेरी एक सोच करेक्ट कर दी। इन्होंने कहा कि रिगरस वर्कआउट से डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन अनप्लैन्ड और अनप्रिपेयर्ड वर्कआउट से डरने की जरूरत है। यानी कि जिम में अगर 100 पुशअप मार रहे हो, 10 किलोमीटर की रनिंग कर रहे हो, हैवी वेट उठा रहे हो एक ही दिन में, पहले दिन ही गए हो, तो भाई बॉडी दर्द में जाएगी, कंफ्यूजन में जाएगी, गिल्ट से भर जाएगी, वहां प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। वर्कआउट की एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि फिटनेस जो है एक सबके लिए अलग अलग है, एक स्पोर्ट्समैन के लिए अलग है, एक बुजुर्ग के लिए अलग है, एक बच्चे के लिए अलग है। ये एक जर्नी है, रेस नहीं है कोई कि भाई मुझे इससे आगे बढ़ना है। या उस दिन लोकेश जी बहुत ज्यादा वो मर रहे थे मेरे से, वो मुझे दिखा रहे थे कि वो क्या बोलते हैं, जंपिंग जैक्स, तो हम करते रहे, 10 मिनट तक करते रहे। तो ये जो है करना नहीं है कभी भी, ये रेस नहीं है कोई है हमारी, ये फिटनेस एक जर्नी है, हमें उसके हिसाब से चलना है, परफॉर्मेंस को एनहांस करनी है हमें, हमें किसी से जीतना नहीं है और हमें अपनी बेस्ट देनी है। इन्होंने एक बात कही कि अगर आप स्पोर्ट्समैन हो, आप क्रिकेट खेल रहे हो, आप अगर अपना 100% नहीं दोगे तो आप यही सोचते रहोगे कि हार्ट के बारे में, तो फिर कैसे होगा। तो बेस्ट दो, अपने अपने परफॉर्मेंस को बेस्ट दो, लेकिन हार्ट को नजर में रखते हुए मत दो। फिटनेस को एंजॉय करो, तभी कर पाओगे एंजॉय। इन्होंने मेरी ये चेंज करी है। तो मतलब अगर इसको समझे, ये एक साइंटिफिक एंगल से समझे तो हमारे लिए गिफ्ट है। जो सडन अनप्रिपेयर्ड हाई इंटेंसिटी वर्कआउट लोड भी डाल सकता है इस पे, ठीक है। और ऐसा नहीं करना है कभी भी, आप पहले दिन ही आए और पूरी जबरदस्त एक्सरसाइज करने पे हो, योगा भी कर रहे हो, उसी दिन ही दौड़ लगा रहे हो, उसी दिन ही चाह रहे हो कि 6 पैक्स आ जाए, तो ये गलत है। प्रिपेयर्ड रहो उसके लिए, तैयारी करो उसके लिए। और गोल्डन फॉर्मूला यही है कि वर्कआउट करो, बॉडी और हार्ट को दोनों को साथ लेके चलो, परफॉर्मेंस को डेली बढ़ाओ। ये नहीं कि एक दिन में 500% बढ़ा दो, आप डेली 5-5% बढ़ाओ, 100 दिन लगेंगे, क्या हो गया। तो ये हमें यहां से सीखना है कि बॉडी को स्ट्रेस दो, पॉजिटिव स्ट्रेस दो, लेकिन कंपैरिजन मत दो, इंप्रूवमेंट करो, डेली अपना बेस्ट दो, चाहे वो पुशअप ही क्यों ना हो, लेकिन बेस्ट दो, रेस मत करो। तो ये एक मैराथन है जिसको धीरे धीरे दौड़ना है और लंबे दौड़ हमें लगानी है, और ये सोच हमें इजाद करनी है। तो वर्कआउट प्लानिंग करो सारे लोग। जब पहले दिन मैं देखता हूं कि कपिल जी की हम बिल्कुल ही वो करते हैं, उसकी कॉपी नहीं हो पाएगा। आप धीरे धीरे पहुंचो उस कपिल जी के लेवल पे।
ठीक है जी। अब अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये खासतौर से सर मेरे ये कोच के देसी लिए घी बहुत जो है इंपॉर्टेंट ये है। भी हमारा ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ाता है? देसी घी के ये ऊपर बहुत है। मिथ है सर, इसका क्लियर नहीं हुआ अभी। इसी ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ाएगा अगर आप ज्यादा खाएंगे तो। सो देसी घी से ट्राइग्लिसराइड्स, एनी ऑयल व्हिच यू आर कंज्यूमिंग इज ईदर कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स, यही दो टाइप के ऑयल्स हैं। सो देसी घी में ट्राइग्लिसराइड का कंपोनेंट है, सिग्निफिकेंट है, और कोलेस्ट्रॉल भी है उसमें खुद ही। ओके सर। सो दोनों बढ़ाएगा, ज्यादा अमाउंट में कंज्यूम करेंगे, बट माइल्ड अमाउंट में, मॉडरेट अमाउंट में कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। एज लॉन्ग एज योर कैलोरी इनटेक इज फाइन, माइल्ड अमाउंट में कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है सर। सर एक देखिए, मैंने इनसे पूछा कि जो घी है, इसको लेके मैंने सवाल पूछा कि बहुत से लोग ये सोचते हैं कि भाई घी से ट्राइग्लिसराइड बढ़ते हैं नहीं बढ़ते हैं, और खासतौर से मेरी मदर ये कहती थी कि भाई घी से ताकत आती है। अब मैंने इनसे पूछा कि ट्राइग्लिसराइड बढ़ाते हैं क्या, उन्होंने सिग्निफिकेंट वर्ड यूज करा था, सिग्निफिकेंट यानी बिल्कुल बढ़ाता है। देसी घी से ट्राइग्लिसराइड बढ़ते हैं, और ये कोई भावना से नहीं, ये साइंस से तय होता है। भावना क्यों? क्योंकि माँ बाप तो ये सोचते हैं कि भाई ताकत आएगी घी से। तो ये सैचुरेटेड फैट होता है, सैचुरेटेड फैट डायरेक्टली लिवर में जाएगा, ट्राइग्लिसराइड प्रोड्यूस करेगा और उसे बूस्ट करेगा। ठीक है जी। अब चाहे वो कोई देसी गाय हो, चाहे विदेशी गाय हो, चाहे घर का बना हो, चाहे ऑर्गेनिक हो, चाहे प्यार से बनाया हो, माँ के हाथ से बना हो, भाई घी घी होता है, फैट फैट ही होता है। एक्सेस फैट ट्राइग्लिसराइड है। ठीक है। उन्होंने बताया कि बॉडी की एक कैलोरी बजट की बात करी कि भाई कैलोरी अगर बजट में आ रहा है तो आप उसको खाओ। लेकिन मैं इसको फिर भी ठीक करूंगा, मैं ये बताऊंगा कि देखो, जब हमें ये पता है कि लीवर में जाके ये वीएलडीएल बना रहा है, तो यानी मेरी लिपिड प्रोफाइल खराब होगी होगी इससे। अब देखो, देसी घी जो है, क्या पूरी तरीके से बंद कर दें, परमानेंटली बंद कर दें इसे? उन्होंने कहा कि हाँ, ये देखो ट्राइग्लिसराइड बढ़ाता है, लेकिन मॉडरेट लेवल पे आप उसे ले सकते हो। अब मॉडरेट लेवल कैसे पता चलेगा? ये कैसे पता चला कि भाई मैं ले सकता हूँ या ये नहीं ले सकते, या ये वंदना जी नहीं ले सकती, सुनहरी जी ले सकती है? ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा आपके टेस्ट के रिजल्ट से। आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, आप किस स्केल पे खड़े हो। इसको दिमाग से खाओ, दिल से मत खाओ। अगर आप ऑलरेडी ओवरवेट हो और उसके बाद रिपोर्ट में 375 दिखा रहा है ट्राइग्लिसराइड, फिर आप खाओ भक्ति भावना से, क्या फायदा है उससे? नहीं है। साइंस से देखना हमें। जितना घी का स्वाद है उतना टेस्टिंग भी जरूरी है। आप टेस्ट कराओ, टेस्ट में पता लग जाएगा आप खा सकते हो नहीं। आप देसी लॉजिक लगाने बंद कर दो कि घी से ताकत आती है, एक बार लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराओ, उसके बाद पता चलेगा आप खा सकते हो या नहीं खा सकते हो। अगला सवाल मेरा इलेक्ट्रिकल सिस्टम से था, ये लास्ट सवाल रहेगा। सेकंड लास्ट सवाल है सेकंड सर। लास्ट। इलेक्ट्रिकल जो इश्यूज होते हैं हार्ट में, जिसमें पेस मेकर की जरूरत पड़ जाती है कई बार, क्या ये भी कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड है, या सर इसके लिए कुछ और किया जा सकता है? इलेक्ट्रिकल गतिविधियों को अगर हम सही रखना चाहें, दुरुस्त रखना चाहें। का संबंध बहुत ज्यादा नहीं है। बेसिकली इट इज कि हार्ट अगर किसी भी कारण से स्ट्रेच्ड हो, या तो हाई बीपी के चलते, या फिर कोई फाइब्रोसिस, उसमें स्कारिंग चल रही हो, बिकॉज उसमें थोड़ा डैमेज चल रहा है, जो डायबिटिक्स में बहुत होता है। तो जब स्कारिंग हो रही है हार्ट में, उस समय जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम ऑफ हार्ट बिगड़ता है। इट इज नॉट डायरेक्टली लिंक्ड टू द फूड चॉइसेस। ओके सर। बट बहुत ज्यादा अल्कोहल लेने से होता है, डायबिटीज से होता है, और बहुत ज्यादा कॉफी लेने से होता है। ओके सर। कॉफी। देखो, मैंने से सवाल पूछा कि जो हार्ट का इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, यानी जो नेचुरल हमारे सिग्नल्स देता है धड़कनों के लिए, ये इसको सही रखा जाए, इसके लिए हमें कभी पेस मेकर की जरूरत ना पड़े, तो क्या करना चाहिए? पेस मेकर एक डब्बी होती है, यहाँ फिट हो जाती है हार्ट के अंदर। तो वो क्या करता है, शॉक देता रहता है। जब भी हार्ट डिफाइब्रिलेट होगा तो उसको एक शॉक देता जाएगा, जिससे कि वो फाइब्रिलेट होना मतलब बंद हो जाए और बीट करना स्टार्ट कर दे, मतलब हार्ट फटफटाना बंद कर दे। तो इन्होंने बताया कि ये कंडक्शन सिस्टम है एक तरह से, इसको ब्रेडिकार्डिया भी कहते हैं। ब्रेडिकार्डिया यानी इरेगुलर बीट होगी, अरिथमिया होगी, तो वो फड़फड़ाना स्टार्ट कर दिया, पंख उसके फड़फड़ाने स्टार्ट कर देते हैं, पंपिंग बंद हो जाती है। तो ये इलेक्ट्रिकल सिस्टम जो है, इसको कैसे सही रखें? इन्होंने बताया कि ये ज्यादातर जो है, ये हमारा अल्कोहल से कनेक्टेड है, हाई कॉफी से कनेक्टेड है, और इसमें कुछ और ऐड करूंगा, इसमें इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस का भी एक फैक्टर है। आप इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं लोगे तो भी ये दिक्कत करेगा, पानी कम पियोगे तब भी ये दिक्कत करेगा। यानी हाइड्रेटेड अगर नहीं है बॉडी, तो कहां से सिग्नल जाएंगे? तो 3-4 लीटर पानी पीना भी जरूरी है, स्लीप लेनी जरूरी है। अगर इलेक्ट्रिकल सिग्नल सही काम रेगुलेट करेंगे तो वो डीप स्लीप से ही करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए वो स्लीप, 7 घंटे की नींद कम से कम। स्ट्रेस, एंजाइटी, मेडिटेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, अपनी जो एक्सरसाइज है ये, हाई कैफीन को अवॉइड करना,
ठीक है, स्मोकिंग को अवॉइड करना, ये सारी चीजें होती हैं जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम को दुरुस्त रखेगी। तो इससे हमें ये सीख मिली कि भाई मैकेनिज्म को समझ लो, इमोशनल मैकेनिज्म नहीं है, ये एक मैकेनिज्म है, फिजिकल मैकेनिज्म। हीलिंग शुरू करनी है हमें उसकी। की मुझे आदत थी सर, वो छोड़ दूंगा मैं, आपने कॉफी की मैंने कहा बताया। कि मुझे आदत थी जी, छोड़ दूंगा, बोले मॉडरेट में लेते रहो, छोड़ना मत। अच्छा सर, मैं एक लास्ट सवाल है फिर आपसे। सर एज ए कार्डियो एक्सपर्ट, सर आप क्या सजेस्ट करेंगे? आपका खुद का मैं लाइफस्टाइल जानना चाह रहा हूँ। आप एक्सरसाइज सुबह खाने से लेके फिर आप एक बार हमें बताएं। मैं जानना चाहता हूँ कि हार्ट का ख्याल रखने वाले खुद का ख्याल कैसे रखते हैं? बिल्कुल। सी आई फॉलो इंटरमिटेंट फास्टिंग एज अ रूल। फॉर लास्ट 8 years मैंने शुगर बंद कर रखी थी। देखो अभी मैं, और समय इंटरमिटेंट ज्यादा हो फास्टिंग जाएगा तो इसके लिए मैं इसको आगे फॉरवर्ड कर देता हूँ। 100% इन्होंने काफी देर बात करी, इसके बाद मैं वो सारा जॉट डाउन करके आपको समझा देता हूँ। देखिए मैंने इनसे सवाल पूछा कि सर जो है, आप कैसे अपने हार्ट का ख्याल रखते हो, आप ये बताओ कि आप अपने हार्ट का ख्याल कैसे रखते हो, कि यानी कि जो सबका हार्ट का ख्याल रखता है कार्डियोलॉजिस्ट, वो अपने हार्ट का कैसे ख्याल रखता है। तो उन्होंने मुझे अपनी दिनचर्या समझाई। उन्होंने बताया कि हम कैलोरी डेफिसिट में रहते हैं। 8 साल से मैंने शुगर का इंटेक बंद कर रखा है। 8 साल से मैंने कोई चीनी नहीं खाई। इन्होंने सारा समझाया। तो अब इसको मैं आपको समझाता हूँ तरीके से। इनकी डेली रूटीन मैंने समझी थी। देखो इन्होंने बताया कि मैं 30 से 35 मिनट एक्सरसाइज करता हूँ, चाहे कोई भी दिन हो, चाहे कोई भी दिन हो, मैं 30 से 35 मिनट एक्सरसाइज करता ही करता हूँ। और इन्होंने कहा कि 8 साल से मैंने कोई चीनी का एक दाना तक नहीं चखा। मैं सिर्फ अपने पेशेंट्स को ये नहीं कहता कि भाई आप ये हार्ट का ख्याल रखो या ये दवाई लो, मैं उनको ये भी कहता हूँ कि आप चीनी मत खाओ। और अपने आप को इन्होंने एग्जाम्पल, अब बहुत देर बात हुई है, मैं सारा बताऊंगा मैंने क्या बातचीत करी थी इनसे। मैं इस वीडियो को अभी बंद कर देता हूँ। तो इनसे मैंने बात करी कि सर आप अपना ख्याल कैसे रखते हो। तो इनकी एज कितनी रही होगी? इनकी एज 49 एज थी। आप देख रहे थे उनकी शक्ल, देख रहे थे, तस्वीर देख रहे थे कैसी थी। 49 के लग नहीं रहे थे वो। मैं सोच रहा था कोई 25-30 साल का कोई नया नया कोई एमबीबीएस करके आया है। ठीक है, हमसे मतलब वो लगभग एज, हमारे एज के सही ग्रुप के थे। तो उन्होंने बताया कि मतलब उन्होंने एक तो इंटरमिटेंट फास्टिंग वाला अपनाया हुआ है। इंटरमिटेंट फास्टिंग हमारी कैलोरी डेफिसिट की तरह ही होता है कुछ कुछ, लेकिन थोड़ा फर्क है, हम उसमें नहीं जाते हैं। शुगर को इन्होंने बताया कि इन्फ्लेमेशन का सबसे बड़ा कल्प्रिट है। शुगर जो होती है ये लिवर को फैट तो बढ़ाता ही बढ़ाता है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा रहा है, इंसुलिन रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है। सबसे खतरनाक क्या कर रहा है ये, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन को ट्रिगर कर रहा है, यानी जो हार्ट की ब्लॉकेज है उसको बढ़ा रहा है। तो जब आप चीनी छोड़ देते हो, वो आप मिठास नहीं छोड़ रहे खाली, आप बल्कि सूजन भी छोड़ रहे, जो आपके इन्फ्लेमेशन हो रही है बॉडी में। फिर इन्होंने बताया कि देखो आप जो है डिसिप्लिन के लिए वेट मत करो, बढ़िया डिसिप्लिन के लिए वेट मत करो। आप कभी सोचो कि मैं किसी फिटनेस जिम में जाऊंगा, कोई ऐप डाउनलोड कर लूंगा, वहां से कर लूंगा या यहाँ से कर लूंगा, तो ये सब नहीं करना। आपको छोटे छोटे चॉइसेस करने, डेली डेली आपको जो है अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करनी है। कैसे आप जी रहे हो इसको चेंज करना है। जो आदमी 8 साल से चीनी नहीं खा रहा, वो आपको ये सलाह दे रहा है, वो इमोशन से नहीं दे रहा है, एक्सपीरियंस से दे रहा है। ठीक है, उन्होंने मैंने उनको बताया कि सर आपके पास टाइम कम होगा तो आप मुझे बताएं थोड़ा इसके बारे में। और तो उन्होंने बताया, देखो उन्होंने बताया कि किसी के पास भी टाइम नहीं है, सबके पास लिमिटेड टाइम है। अब आप इतने एक्सपीरियंस लोगे, वहां से सीखोगे, डॉक्टर के पास जाओगे, दवाई लोगे, उसके बाद आप इसको चेंज करोगे, इससे तो पहले ही कर लो चेंज। तो ये एक चीनी के बारे में बताया कि ये सिस्टमेटिक स्कैम है जो पूरी दुनिया में चल रहा है, हिंदुस्तान में चल रहा है, ये लॉबी है बहुत बड़ी। उन्होंने बताया कि शुगर लॉबी के ऊपर अवेयरनेस नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है कि ये इतनी खतरनाक है, सरकारें इसे बैन क्यों नहीं कर रही। इतनी डिटेल में मेरी बातचीत हुई थी इनसे, इन्होंने बताया कि क्यों फैलाती नहीं है अवेयरनेस। इसके पीछे रीजन बताया इन्होंने कि भाई देखो चीनी जो है कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, ये पूरा साम्राज्य है, ये इकोनॉमी को टक्कर देना है। अगर आप इसके इसके बारे में कुछ भी बोलोगे, इससे छेड़ना मतलब इकोनॉमी को टक्कर दे रहे हो आप। देखो कैसे किसानों की जो फसल है वो क्या है, चीनी है। उद्योगपतियों की फैक्ट्रियां चल रही हैं, शुगर मिल्स चल रही हैं, लाखों लोगों की रोजी रोटी टिक रही है इस पे। इसलिए गवर्नमेंट की पॉलिसीज का फोकस रहता नहीं है इन पे। प्रोडक्ट बेचो, पीपल को एजुकेट मत करो, वो सिंपली ये कहना चाह रही है गवर्नमेंट। चलो गवर्नमेंट अवेयरनेस भी देती है, लेकिन हम मानते कहाँ हैं उसको। डॉक्टर्स तो कह रहे हैं, सरकारी डॉक्टर तो कह रहे हैं
तो चीनी कोई टेस्ट नहीं है, ये मिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है। अवेयरनेस की जरूरत है, इंटेंशनली आपको जो ये दबाती है कंपनियां। शुगर फ्री अगर आप हो गए तो मार्केट कोलैप्स कर जाएगी। अब इमेजिन करो कि हर बच्चा देश का अगर ये समझ जाए कि चीनी क्या कर रही है हमारे साथ, कोल्ड ड्रिंक पीने से क्या हो रहा है, बिस्कुट खाने से क्या हो रहा है, तो मार्केट बंद हो जाएगी इनकी। अब ये अवेयरनेस और सेल्स के बीच में युद्ध है, बहुत भयंकर युद्ध है। हमेशा हारेगा कौन? अवेयरनेस हारेगी, सेल्स जीतेगी। धंधा तो सेल्स है ना। तो अवेयरनेस देने के लिए किसी के पास पैसा नहीं बनता, लेकिन प्रोडक्ट बेचने से सबके एम्पायर खड़े हो जाते। आप देखना बड़े बड़े जो एक्टर्स होते हैं ये दिखाएंगे ऐसे जैसे पता नहीं मैं ये एनर्जी ड्रिंक पी रहा हूँ। रियल लाइफ में देखो ना उसको, जो कौन सा हीरो है सिक्स पैक्स वाला, वो कह रहा है कि मैंने 17 साल हो गए मैंने मिठाई का टुकड़ा नहीं खाया। और ऐड करते हैं वो उसकी बकार्डी ब्लास्ट और फलाना ब्लास्ट और किंगफिशर और पता नहीं क्या क्या। तो भाई मैं तो उसमें नहीं घुसूंगा, लेकिन आपको समझा रहा हूँ ये इंडस्ट्री है, इसको ऐसे हिसाब से समझो। उन्होंने बताया कि चीनी कोई हेल्थ की प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि पॉलिसी की प्रॉब्लम है। अवेयरनेस नहीं है ये लोगों को। ये मिशन रहेगा हमारा कि हम लोगों को समझाएं कि इस मीठे जहर से कैसे बचना है। अब जब देखो इंडस्ट्रीज अवेयरनेस नहीं दे रही हैं, तो हमारा हेल्थ क्लब ये जो है ये दे रहा है, कहीं ना कहीं से तो आएगी नॉलेज। हम बिना प्रॉफिट के लोगों को बता रहे हैं। मैं बिना प्रॉफिट के आपको बता रहा हूँ कि शुगर को मत लो, मुझे कोई पैसे नहीं कमाने आपसे। ठीक है, अवेयरनेस आपको लेके आनी है। शुगर जो लॉबी है हम उसके सामने नहीं खड़े हो रहे, लेकिन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बनती है कि हम लोगों को बताएं कि चीनी से क्या नुकसान हो रहा है। ये बिजनेस है और फलेगा फूलेगा, ये बहुत बढ़ेगा। तभी तो 48 लाख लोग जो है ये लाइफ स्टाइल डिजीज से मर रहे हैं हर साल, 48 लाख। ये फलेगा फूलेगा बिजनेस, नहीं अवेयरनेस लेके आओगे तो। क्योंकि चीनी सबको खानी है, फिर कोई मानना ही नहीं चाह रहा, तो भाई उसके बाद कोई वो नहीं है। नॉलेज ही इसका एकमात्र सॉल्यूशन है। तो मेरी तो देखो आज एक नॉलेज का एक सेशन नहीं था, सिर्फ ये मेरी कोशिश थी आपको बचाने की, आपको जगाने की, आपको आगे बढ़ाने की। सबसे पहले तो मैं भाई देखो दिल से धन्यवाद दूंगा मेरे कोच का, जिन्होंने मेरी सोच बदली, मेरी हैबिट्स बदली। कपिल जी का धन्यवाद करूंगा। मैं भी आप ही की तरह चीनी खाता था, शायद आप भी अब मेरी तरह हो गए होंगे, लेकिन और लोगों की तरह मैं भी चीनी खाता था, बहुत चीनी खाता था। मेरी हैबिट्स बदल दी उन्होंने, कपिल जी ने मुझे आज वहां पहुंचाया है जहां मैं आज खड़ा हूं। मेरा हाथ अगर ना पकड़ा होता तो आज शायद कहीं हॉस्पिटल में खड़ा होता, रिपोर्ट लेके घूम रहा होता इधर उधर। आज मैं एग्जाम्पल खड़ा हूं आपके सामने क्योंकि मैंने लाइफस्टाइल चेंज करी है। और फिर मैं देखो धन्यवाद करूंगा अपने कोच का, अजय पाल सर का। इन्होंने छोटी छोटी चीजें जो साइंटिफिकली समझाई हैं, तरीके से बताई हैं। और देखो ये मेरी तस्वीर लगी हुई है उनकी पीछे। तो जब भी हम कोई गंदा संदा खाने का अगर मन करता है तो मैं तो इस तस्वीर को देखता हूँ कि भाई ये देख रहे हैं, तो मैं गलत चीज नहीं खाता। तो सभी हेल्थ लवर क्लब से मैं ये कहूंगा, फैमिली से पूरी से, मेरी पूरी फैमिली से, जितने भी इसमें जुड़े हुए हैं, कि भाई खुद को बेहतर बनाओ, कोशिश करो, एक एक स्टेप लो और रिजल्ट दो। मुझे रिजल्ट चाहिए। आपका रिजल्ट अगर आएगा तो यही मेरे लिए फ्यूल है। और मुझे यकीन है कि आप फैट लॉस नहीं कर रहे, सिर्फ आप पूरा कल्चर चेंज कर रहे हो। तो जो कुछ मैंने आज सीखा है मैं आपके लिए लेके आया था, यही मेरी मेहनत थी। और अगर कुछ तोहफा देना भी चाह रहे हो तो भाई आप इस हेल्थ लवर्स क्लब को एक तोहफा जरूर दे देना। मैं आपसे एक तोहफा जरूर मांगूंगा। वो तोहफा ये है कि आप इसका रिवॉर्ड ऐसे दीजिए, आप खुद को ट्रांसफॉर्म करो, आप हेल्थियर बन जाओ। फिर आप देखोगे जो रिजल्ट आएंगे ना, वो आपकी लाइफ में सिर्फ खुशी नहीं लेके आएंगे, ये एक कितने लोगों के लिए थैंक यू बन जाएगा। तो देखो अगर ऊपर वाले ने हमें लाइफ दी है, इतना कुछ उसने दिया है, तो हम थोड़ा सा समय अपनी बॉडी के लिए निकालें। थोड़ा सा पैसा हमें अपनी बॉडी पे खर्च करना चाहिए। और हम अपने परिवार के लिए अगर ये भी नहीं कर सकते भाई, फिर क्या करेंगे हम? तो लेट्स डू इट, नॉट फॉर फैट लॉस, नॉट फॉर नंबर्स, बट फॉर द ब्यूटीफुल लाइफ वी हैव बीन गिफ्टेड। थैंक यू फॉर द बॉटम, फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। सुनने के लिए धन्यवाद। नमस्ते। वेरी गुड, एक बार सभी क्लैपिंग करेंगे अमित के लिए। बहुत ही जबरदस्त नॉलेज लेके आए हैं। देखिए कितना समय निकाला इन्होंने, डॉक्टर साहब से टाइम लिया है। ये इतने बड़े जो डॉक्टर हैं ऐसे ही टाइम नहीं देते, आप सभी जानते हैं इसके बारे में। तो ये देखिए, अब अमित को अगर जानकारी खुद ही लेनी होती तो ये डायरेक्ट ले चुके होते, ले ली होती, लेकिन ये आप सभी के लिए लेके आए। आप सभी के लिए इन्होंने टाइम लिया। तो हमारी भी ड्यूटी बनती है कि हम चीज़ों को गंभीरता से लें।
एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देंगे, इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो इन चीजों का कोई फायदा नहीं है। सुनना, आप सारी रात बैठ के रामायण देख रहे हो और सुबह आके फिर वही उल्टे सीधे काम कर रहे हो तो कोई फायदा नहीं है उसका। उसको अपनी जीवन में उतारना है, अपनी लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करना है। बहुत डिटेल से, बहुत अच्छे ढंग से सारी चीजें समझाइए। रोजाना हम लाइफस्टाइल की बात करते हैं, खाने की बात करते हैं, वही बातें डॉक्टर साहब ने बताई है, साइंटिफिक तरीके से बताई है और अमित भाई ने बिल्कुल अच्छे ढंग से आप सभी को क्लियर कर दिया। अब भी अगर किसी को कोई डाउट रहता है तो फिर भैया मेरे ख्याल से तो कहीं गुंजाइश नहीं बची। इससे बढ़िया कोई डिटेल से आपको बता सके, सारी चीजें क्लियर हो गई। हमारा खाना, हमारी लाइफस्टाइल, हमारी फिजिकल एक्टिविटी, हमारी एक्सरसाइज, सबका बराबर रोल है, उतना ही रोल है और इनके बिना हम फिटनेस को कभी भी सोच भी नहीं सकते। डॉक्टर साहब ने भी बताया कि वो खुद भी एक्सरसाइज करते हैं। अगर दवाइयों से ही अगर वो फिटनेस ले सकते तो वो एक्सरसाइज ना करते, वो अपनी डाइट कैलोरी को मैनेज ना करते। तो हमें ये दिमाग में बिल्कुल नहीं रखना है कि कोई बात नहीं डॉक्टर, कोई दिक्कत आएगी तो पैसे बहुत है हम करा लेंगे ठीक। पैसे से हेल्थ को नहीं खरीदा जा सकता। पैसे लेके लोग हॉस्पिटलों के में पड़े हैं, कमरों, बड़े बड़े कमरे ले रखे हैं, बड़ी बड़ी जो है कि फीस दे रहे हैं, उसकी पैसे दे रहे हैं, लेकिन वो हेल्थ नहीं मिल पा रही उनको। हॉस्पिटल बदलते हैं, कभी डॉक्टर बदलते हैं, लेकिन जो बदलने की चीज है उसको नहीं बदलते। लाइफस्टाइल को नहीं बदलते, अपने खाने को नहीं बदलते, अपनी गंदी आदतों को नहीं बदलते। तो जिन चीजों को बदल के हम बिना पैसा खर्च किए अपनी हेल्थ को ले सकते हैं, हमें उनके ऊपर फोकस करने की जरूरत है। और देखिए, बहुत बढ़िया बात बताइए, हेल्थ लवर क्लब सिर्फ इसी अवेयरनेस के लिए है कि आप अपनी हेल्थ के प्रति जागरूक हों, अच्छी चीजों को समझें, अपनी हेल्थ को फिट रखें, अपनी लाइफ को बढ़िया ढंग से जिए, लाइफस्टाइल को सुधारें और इन छोटी छोटी चीजों के बारे में अवेयर हों। तो अमित भाई, बहुत बढ़िया आपके इनिशिएटिव रहते हैं, बहुत ही जबरदस्त नॉलेज आप लेके आए हैं और हमेशा देखिए हमें आपसे उम्मीद यही रहती है कि कुछ ना कुछ आप नया देंगे और आप उस उम्मीद पे 200% खरे उतरते हैं। तो बहुत ही बढ़िया। देखिए, हम सभी आपका थैंक यू किस शब्दों में करें ये तो कोई हम, बात नहीं सर। लेकिन बहुत बढ़िया। देखिए, आपके आने से जो नॉलेज बढ़ी है हमारी, वो लाजवाब है, शब्दों में हम नहीं कह सकते। हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है, रोजाना सीखते हैं। बहुत बड़े बड़े कोच हैं, बहुत बड़ी बड़ी ट्रेनिंग देखी है, लेकिन बेसिक चीजों पे कोई बात नहीं करता। आप चले जाओ कहीं किसी ट्रेनिंग में, बड़े ट्रेनिंग में बहुत बड़े कोच होंगे जिनके डाउनलाइन पता नहीं कितने होंगे, जिनके बड़े बड़े चेक आते होंगे, लेकिन बेसिक चीजों को कोई नहीं बताता। सिर्फ अपने बिजनेस के बारे में बात करते हैं, अपना फायदा देखते हैं। लेकिन यहाँ आप लोगों को अच्छी चीजें बताई जाती हैं। लाइफस्टाइल, लाइफस्टाइल हमेशा घूम फिर के लाइफस्टाइल पे आता है। आपकी लाइफस्टाइल आपकी हेल्थ से डायरेक्ट जुड़ी हुई है, आपकी हेल्थ आपकी लाइफस्टाइल के ऊपर ही डिपेंड है। अगर आप अपनी लाइफस्टाइल को ठीक नहीं करोगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, चाहे आपके पास कितना ही धन दौलत हो, कितने ही बड़े कोच हो, कुछ भी हो। तो अपनी लाइफस्टाइल को सुधारना है, ये चीज हमें अपने दिमाग में रखनी है कि लाइफ, हमारे बुजुर्ग जो थे वो स्वस्थ इसीलिए रहते थे, उनकी लाइफस्टाइल अच्छी थी। हम बीमार इसलिए रहते हैं कि हमारी लाइफस्टाइल हमने खराब कर ली। तो थैंक यू अमित, शुक्रिया, बहुत बढ़िया कोई बात नहीं सर। है। अगर कोई कुछ कहना चाहता है तो आप कह सकते हैं। टाइम 8:45 हो गए, फिर भी 1-2 मिनट अगर कोई कुछ कहना चाहता है, कोई बताना चाहता है तो आप। तारीफ के अलावा जो भी बात करनी है, कोई सवाल हाँ पूछना है, वो आप करिए, मैं जवाब दूंगा उसका। जी तारीफ मत देना मुझे, ये तारीफ नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि आप इम्प्लीमेंट करो। तारीफ की कोई जरूरत नहीं है, आप इम्प्लीमेंट करो, फिट हो जाओ, परिवार के साथ समय बिताओ। और देखो, हाँ, एक लास्ट चीज और मैं कहूंगा आपसे। सर कहते हैं कि भाई ये तो ऐसी ही चलेगी जिंदगी, तो स्ट्रेस लेते जाओगे तो ये फिर भी लाइफ चलेगी, आप स्ट्रेस लेोगे नहीं भी तो भी ये लाइफ चलेगी। तो इसको अननेसेसरीली स्ट्रेस मत करो, लाइफ को, इसको बढ़िया बनाने की कोशिश करो। और देखो, हम जो काम करते हैं ये सारा अल्टीमेटली हमारे परिवार पे आकर रुकता है। हमारा अल्टीमेट गोल होना चाहिए वक्त बिताना अपने परिवार के साथ, खुश रहना, हेल्दी लाइफस्टाइल। अच्छी लाइफस्टाइल के बाद अपने परिवार को समय दोगे तो यही हमारा अल्टीमेटली रिजल्ट होना चाहिए। और हम कमाने के पीछे अगर इतने बिजी हो जाएं कि हम परिवार को समय ना दें, अपनी हैप्पीनेस पे ही ना खर्च कर पाए पैसे, अपनी हेल्थ पे ही ना खर्च कर पाए, तो फिर उसका खास फायदा हो नहीं पाता। तो इसलिए फिटनेस का जो मूल उद्देश्य है वो खुश रहना है। लास्ट में देख लीजिए आप, खुश रहना ही एक रिजल्ट निकल के आता है। और अगर हम उसको नहीं, उसी को कॉम्प्रोमाइज करें तो फिर क्या फायदा। हम बड़े बड़े इंजीनियर बन जाते हैं, बड़ा कुछ बन जाते हैं, मैं कह रहा हूँ प्रधानमंत्री भी बन जाते हैं, तो उसको क्या मिलेगा लास्ट में जाकर? वो ये मिलेगा भाई मैंने देश के लिए कुछ करा, मरते समय उसको ये याद रहे। वो चीज यानी हैप्पीनेस के लिए हो रही है, डोपामीन के लिए हो रही है। तो डोपामीन रिलीज करो डेली, छोटी छोटी चीजों को सेलिब्रेट करना है हमें।
आदतें चेंज करनी है। थैंक यू। अब वंदना जी से बात करेंगे। गुड मॉर्निंग सभी को। आज की एजुकेशन तो बहुत अच्छी थी सर। मुझे तो बहुत कुछ सीखने को मिला है। आपने इनसे क्वेश्चन किया था डॉक्टर से कि आपने लाइफस्टाइल चेंज करेंगे और क्या बोलते हैं ये स्ट्रेस मैनेजमेंट करेंगे और नींद अच्छी लेंगे तो हमें बहुत हद तक हार्ट से अपने को स्वस्थ रख सकते हैं अपना। तो सर मुझे मतलब उन्होंने 2-3 चीजें बताई कि आप योगा करें, एक्सरसाइज करें और क्या बोलते हैं कि अच्छी नींद लें और अध्यात्म की तरफ जाएं। उन्होंने एक वर्ड ये भी यूज किया बिल्कुल। था। तो सर एक क्लास आप इस पे भी करिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट पूरी तरह समझाइए लोगों को, ये मैनेजमेंट सिस्टम क्या है स्ट्रेस के रिगार्डिंग। और दूसरी चीज ये है कि नींद के लिए उन्होंने बहुत अच्छी चीज बताई जो हमारे क्लास में हमेशा बताई जाती है कि अगर हम अपना नींद लेंगे प्रॉपर अच्छे से समय पे सोएंगे तो उससे हमारे हार्ट को बहुत हद तक की फंक्शनिंग के लिए टाइम मिलेगा और पूरी बॉडी को भी मिलता है। जब जिस टाइम हम सोंगे तो भी हमारी बॉडी जो है अपना जो सिस्टम है वो आराम का और वो पूरा कर पाएगी। तो बहुत अच्छी नॉलेज थी सर, मुझे बहुत अच्छा लगा। आपने एटलीस्ट हमारे लिए पेड थैंक यू। सर्विस प्रोवाइड कराई हमारे लिए। थैंक यू सो मच। देखिए वो सभी के लिए थी और आप सभी मेरे फैमिली मेंबर्स हो। जो अध्यात्म की बात करी थी उन्होंने ये कहा था कि हर आदमी की अलग अलग लाइफ स्टाइल है, तो अपने अपने रास्ते ढूंढ लेते हैं लोग, अपने अपने रास्ते ढूंढ लेते हैं कैसे अपने आप को ठीक रखना है। तो जो लोग अध्यात्म से जुड़े हैं उन्होंने उसमें अपनी मेडिटेशन ढूंढी। ठीक है, जिस जिस आदमी ने मतलब वो हार्ट सर्जन है उसको तो अध्यात्म के पास जाने का समय नहीं है, वो अपनी सर्विस जो दे रहा है उसमें अपनी मेडिटेशन ढूंढ रहा है। अगर उसने एक बच्चे को बचा लिया, एक एक बच्चे के हार्ट में अगर होल है उसने उसको बचा लिया, उसके परिवार की जो खुशी है उससे उसका डोपामीन रिलीज हो रहा है। ठीक है, तो एक तरह से ये हम अपने अपने रास्ते ढूंढ लेते हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट में मैंने कई वीडियो बनाई हैं, लेकिन देखिए मेरे बताने से चीजों को इतने इतना ज्यादा बूस्ट नहीं मिलेगा। बेटर यही होगा कि हम, जो मैंने बताया था, एक थॉट प्रोसेस को चेंज करना पड़ेगा सभी को। थोड़ा सा बदलाव सभी को करना पड़ेगा। हम कैसे चीजों को सोचते हैं, प्रोसेस करने के लिए जो रीजनरेटिव थिंकिंग है वो लेके आनी पड़ेगी। हमें अपने आसपास खुशी ढूंढनी है। अब मैं आपसे कहूं कि खुशी मिलेगी वहां हिमालय की गोद में, तो भाई बेवकूफी होगी। आप बस के पैसे खर्च करोगे टिकट के और वापस आ जाओगे। फिर खुशी है आप जहां हो, आप जो काम कर रहे हो उसमें आप अच्छी चीजों को सेलिब्रेट करो। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, मैं अभी आज बैठा हूँ यहाँ पर, मेरे सर पे एक पंखा चल रहा है, पीछे एक एसी लगा हुआ है, सनलाइट दिख रही है, मदन मेरे सामने एक्सरसाइज कर रही है। क्या ये सेलिब्रेशन की चीज नहीं है मेरे लिए? बहुत से लोग हैं बिल्कुल। जो सड़क पे सो रहे हैं, जिनके घर में एसी तो छोड़ो, छत नहीं है। तो मैं उनके साथ कंपेयर करूंगा तो ग्रेटिट्यूड आएगा। अगर मैं कंपैरिजन उसके साथ करूंगा जिसका 1,000 गज का मकान है सामने, तो मुझे तो डिससेटिस्फेक्शन मिलेगी। आप जहां पर भी बैठे हो आप अपने आसपास देखो ना, आप देखो कि जो हवा चल रही है आपके आसपास, जो फूल दिख रहे हैं, जो नॉलेज मिल रही है, ये भी तो ग्रेटिट्यूड है। उसको सेलिब्रेट करना स्टार्ट करें हम। और वो जब ही आएगा जब आप ऑब्जर्व करोगे चीजों को। ऑब्जर्व करते नहीं हम। हमें अच्छा खाना मिल रहा बिल्कुल। है, अच्छी एजुकेशन। मैं तो ये कहता हूँ कि सबसे बड़ा हमारे पास जो सेलिब्रेशन का मौका है वो हेल्थ लवर्स क्लब का है। आप जुड़ रहे हो इसके साथ, इतनी नॉलेज नहीं मिलती कहीं पर, इसका ग्रेटिट्यूड होना चाहिए। बिल्कुल। बहुत से लोग तो ये सोचते हैं कि पता नहीं ये हर्बल लाइफ सिर्फ सेल्स का वो है। नहीं है भाई ऐसा। अगर इसका भी ग्रेटिट्यूड आप बनाओगे तो भी आपके हार्मोन्स रिलीज होंगे, आप स्ट्रेस बस्ट करोगे। तो ऐसे हमें रीजनरेटिव थिंकिंग रखनी है। आप जहां पर भी आप कस्टम्स में काम कर रहे हो, आप देखो आपके आसपास जो हंसते हुए चेहरे दिख रहे हैं डेली, तो ये भी तो एक तरह का मतलब हमें एनवायरनमेंट मिला। आप सोचो ऐसी दुनिया होती जहां पर आदमी ना होते, मैं ही होता अकेला, तो क्या फायदा तो होता उसका। सेलिब्रेशन के बहुत मौके हैं जी। और कोई कुल जो, मिलाकर हमें अपनी लाइफ में थैंकफुल रहना चाहिए, मींस इसका बिल्कुल यही है जो है उससे खुश रहना है। राइट। बिल्कुल ग्रेटिट्यूड होना वेरी। चाहिए। और अगर देखिए ग्रेटिट्यूड हमें डेली इंप्लीमेंटेशन में लेके आना, तो प्रैक्टिस ये करो। बहुत अच्छी टेक्निक बता रहा हूँ, आप लिखना शुरू करो। रात के समय 3 चीज लिखो जिनको आप ग्रेटिट्यूड देना चाहते हो। जब 3 चीज आप लिखना स्टार्ट करोगे तो डेली याद रहेगा। कि जैसे आपने किसी मजदूर को देखा,
उसका ग्रेटिट्यूड लिखो कि उसने भाई मेरा आज मकान बनाया गर्मी में, उसका ग्रेटिट्यूड लिखो। आपको किसी ने अच्छी एजुकेशन दी, मैं नहीं दी आज आपको, मेरा ग्रेटिट्यूड लिखो कागज में। तो कोई भी ग्रेटिट्यूड लिखना शुरू करो, 3 ग्रेटिट्यूड अपने आप को रिमाइंड कराओ डेली। ये प्रैक्टिस करने से आपको पता लगेगा कि हम थैंकफुल हैं चीजों के प्रति, और उससे मेरा ही फायदा है, एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं। बिल्कुल। जी थैंक यू। जी, थैंक यू, वेलकम। और कोई? तो समय हो गया ज्यादा, बस जी, आप इम्प्लीमेंट करो। समय हो गया है, बहुत बढ़िया, सारी चीजें क्लियर है, डाउट मेरे ख्याल से कुछ बचता ही नहीं है। तो थैंक यू अमित, दोबारा से कोई आपका बात पूरी फैमिली की तरफ से, हेल्थ और क्लब की तरफ से नहीं। दिल से शुक्रिया। थैंक यू, कल फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नई एनर्जी के साथ। नमस्कार। नमस्ते सर।